तो दोस्तों हम आपके लिए लाए हैं एक बेहतरीन ऑफर जो कि 90% ऑफ पे मिल रहा है 999 में, जो आपको कंप्लीट सिलेबस प्लस 50 प्लस क्वेश्चंस जो है हर एक लेक्चर के बाद डिस्कस किया जाएगा, जिसको विथ एक्सप्लेनेशन, जिससे आपकी जो भी मतलब टॉपिक्स है अच्छे से कवर हो सके। और इस कोर्स की वैलिडिटी जो है 2 इयर्स रखी गई है कि आपको जो है बार बार अगर आप एग्जाम देते हो तो भी आप रिवाइज कर सकते हो। तो इस कोर्स में आपको क्या क्या मिल जाता है, तो देखिए आपको कंप्लीट लाइब्रेरी साइंस का आपका जो एग्जाम का सिलेबस होगा वो एक लेक्चर ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स का होगा, और ऐसे ऐसे 100 प्लस आपको लेक्चर्स मिलेंगे। और उस लेक्चर्स के बाद में उसी टॉपिक से रिलेटेड 50 प्लस या फिर 50 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं विथ एक्सप्लेनेशन, जिससे आपको जो है आपका लेक्चर जो है अच्छे से जो है समझ में आ जाए और आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए। और उसके बाद रेगुलरली आपको मतलब लेक्चर्स आते रहेंगे, 4 प्लस ईच जो है वीक में आएगा। और उसके बाद अगर आपका सिलेबस चेंज भी होता है तो आप हमसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपको जो है उसके लेक्चर्स भी प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। और इसके साथ जो है हम प्रोवाइड कर रहे हैं आपको 5000 क्वेश्चन का वही बैंक, जो आपको जैसे मतलब पीडीएफ में मिल जाएगा, आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो आप हमसे क्यों जुड़े, तो आपको जो है पूरी सिलेबस कवर की जाएगी, 100 प्लस लेक्चर्स में 5000 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया जाएगा और एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो है किसी टॉपिक में घुसे और उसी टॉपिक में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट किए, तो आपको सारा टॉपिक्स जो है कवर किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आपको 2 इयर्स की वैलिडिटी इसमें मिल रही है। तो हमारे मतलब कोर्सेज को जरूर ज्वाइन करें, जो कि आपको लिंक में मिल जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और मैंने जो है कमेंट सेक्शन में भी पिंड कमेंट में डाल दिया है। तो हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ें। थैंक यू। तो अब देखते हैं एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। देखो एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म जो है वो आपसे गलती से हो जा सकता है कि आप प्लेगरिज्म करना नहीं चाहते हो और आपसे एक्सीडेंटली हो गया हो, मतलब किसी का कोट हो और आपने मतलब गलती से कोट कर दिया, आपको लगा कि जो ये आपके पास खुद से आया है, ये जो है कुछ इंट्यूशन की इस टाइप का सोचने का कि आपका इंटेलेक्चुअल नॉलेज जो है जो ऐसा मुझे बोल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो कहीं आपने पढ़ा होता है और एक्सीडेंटली आप कोट करना भूल जाते हैं या फिर उसको जो है साइट करना भूल जाते हैं, वो एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म में होता है। तो देखिए एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म इज द ऊप्स ऑफ द एकेडमिक वर्ल्ड कि ओ गलती से हो गया। इट अकर्स व्हेन अ राइटर फेल्स टू साइट देयर सोर्सेज करेक्टली, कि वो जो है राइटर जो भी है पेपर का, वो पेपर का हो गया या फिर कोई भी स्पीच लिखा हुआ हो गया, ऐसे लिखा हुआ हो गया, तो वो जो है आपका साइटेशन करना भूल जाता है। और अनइंटेंशनली पैराफ्रेज अ फ्रेज विदाउट एट्रीब्यूशन, की गलती से जो है वो पैराफ्रेज करके लिख देता है जो कि उसे पता नहीं हो। नॉट बिकॉज दे आर ट्राइंग टू चीट, वो चीट नहीं करना चाहते हैं, बट बिकॉज दे वेयर केयरलेस और कन्फ्यूज। देखो even though the intent is missing, the result is the same. Someone else's work is being presented or your own is most universities I didn't mean to, ऐसा कहते हैं तो ये कोई वैलिड डिफेंस नहीं होता है, लेकिन इसको कहते हैं एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म। और ये क्यों होता है, तो आप इसलिए हो सकता है क्योंकि आप जो भी अगर कहीं से पढ़ रहे हैं इस टाइप से, तो उसके बाद देखो बहुत अच्छा अच्छा कोट मिलता है। जैसे आप ही लोग हैं जो लाइब्रेरी में जाके पीएचडी करोगे, तो उसमें मान लीजिए कि आपने ऐसा रंगनाथन के बारे में पढ़ा है, जो उन्होंने लाइब्रेरी को जो है कुछ ऐसा यूनिवर्सिटी का कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट बताया है, या फिर किसी का कोट है कि जैसे हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी है इस टाइप का, तो लेकिन आप जो है ऐसे ही यूज कर देते हैं आप खुद के राइटिंग में, और उन्हें कोट नहीं करते हैं कि ये राधा कृष्णन ने कहा है, कि ये फॉरेन के किसी मतलब ऑथर ने कहा है, समझ गए। तो वो नोटबुक ट्रैप हुआ। देखो एक्सीडेंटल प्लेगरिज्म इज यूजुअली अ सिम्टम ऑफ पुअर ऑर्गेनाइजेशनल स्किल, मतलब जो आपको कोट जो है ढूंढना चाहिए था या फिर खोज के रखना चाहिए था उनके नाम के साथ, तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशनल स्किल का प्रॉब्लम है। यू राइट डाउन अ ग्रेट कोट इन योर नोट्स व्हाइल रिसर्चिंग, वीक्स लेटर व्हेन राइटिंग ऑन द पेपर यू सी इट इन योर नोटबुक एंड एज्यूम यू रोट इट योरसेल्फ। समझ गया।
मिसअंडरस्टैंडिंग जो है कॉमन नॉलेज, कुछ ऐसे नॉलेज होते हैं जो कि आपको लगे कि यार ये तो कॉमन नॉलेज है, जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट। तो सन राइजेज इन द ईस्ट जो है ये तो मतलब कॉमन नॉलेज है ना, तो आदमी को लगता है कि ऐसा कोई कोट नहीं होगा, लेकिन इसी टाइप में कुछ जो है सन राइजेज इन द ईस्ट कोई कोई आदमी स्पेशली कुछ अलग तरीके से बोला हो, तो वो आप जो है उसको कॉमन नॉलेज समझ के आप लिख देते हैं, जो कि रियल में जो है किसी का बोला हुआ रहता है। देखो, you assume a fact like the date of a historical event is common knowledge and doesn't need a citation, but your professor disagrees. The formatting fumble, या फॉर्मेटिंग आपने गलत किया है। यू इंक्लूड द साइटेशन इन योर जो बिब्लियोग्राफी बट फॉरगॉट टू पुट द इन टेक्स्ट साइटेशन नेक्स्ट टू द स्पेसिफिक सेंटेंस, और यू फॉरगॉट टू पुट कोटेशन मार्क्स अराउंड द डायरेक्ट कोट। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि आप जो है जिस पेपर के लास्ट में जो रेफरेंस वगैरह होता है वहाँ पे आपने उनका नाम लिख दिया है, लेकिन आप जो है जहाँ पे कोट यूज कर रहे हैं वहाँ पे आपने उनका नाम जो है कोट के साथ ही नहीं लिखा है। फिर क्लोज जो है आपका पैराफ्रेजिंग, यू थिंक यू हैव चेंज द सेंटेंस एनफ टू मेक इट योर्स बट यू हैव एक्चुअली स्टेड टू क्लोज टू द ओरिजिनल स्ट्रक्चर बॉर्डरिंग ऑन द मोजाइक प्लेगरिज्म। देखिए, तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी का कोट है, जैसे जो है लाइब्रेरी इज़ द हार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी, और इसमें जो है आप बहुत ज़्यादा इसमें जो है थोड़ा थोड़ा चेंजेस करते करते आपको लगता है कि आपने बहुत चेंज कर दिया है, लेकिन वो जो है उसका मीनिंग जो है ओरिजिनल मीनिंग सेम ही निकलता है। समझ गए? अब वाई इट्स स्टिल जब पेनलाइज, देखो आपने गलती से किया है या सही से किया है, गलती तो गलती होती है। आप अगर कोई जो है मतलब रिसर्च पेपर खुद से टाइप करते हो या लिखते हो और उसके बाद जो है ये रह जाता है, तो इट्स योर फॉल्ट, क्योंकि प्रूफ रीडिंग भी तो करना होता है कि आपने जो है उसको 3 बार 4 बार पढ़िए। कुछ भी सोचो, इतना सेंसिटिव चीज़ आप कुछ भेज रहे हो कि जिसमें आपका प्लेगरिज्म डिटेक्ट हो सकता है, तो उसको जो है बहुत बार चेक करके और प्रूफ रीडिंग करके ही भेजना चाहिए। देखो, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस दैट academic institutions treat accidental plagiarism seriously because intent is impossible to prove। आप कैसे प्रूव करोगे? कोई आदमी प्लेगरिज्म करके वो तो यही कहेगा ना कि जो है गलती से हो गया, मैं जो मतलब सारा चीज़ ही उसका एक्सीडेंटली ही होगा। कोई आदमी कहाँ गलती एक्सेप्ट करेगा ये सब चीज़ में? सही है। तो इफ़ ए स्टूडेंट इज कॉट विद अनओरिजिनल वर्क, द स्कूल कैन नॉट नो फॉर श्योर इफ इट वाज अ जेन्यून मिस्टेक और अ कैलकुलेटेड बैकअप एक्सक्यूज, कि आपका बैकअप एक्सक्यूज तो हमेशा तैयार रहता है। अब देखो, कॉमन सिनेरियोज एंड सॉल्यूशन। तो मिसिंग कोट्स, देखो अगर मिस्टेक आपने किया है कि आप कोई कोट्स जो है वो मिसिंग है, यू साइटेड द ऑथर एट द एंड ऑफ द सेंटेंस बट फॉरगॉट द कोट। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमाज में जो लिखते हैं वो आपका किसी का अगर बोला हुआ है तो वो आपको लिखना पड़ेगा इन्वर्टेड कॉमा में। तो फिक्स क्या है? इफ़ द वर्ड्स आर वेरेबेटिव मतलब सेम टू सेम है, दे मस्ट बी इन कोट्स इवन विथ अ साइटेशन। द घोस्ट सोर्स, देखो कि आपने सोर्स के बारे में नहीं बताया है या फिर पता किया है। देखो बहुत बार ऐसा होता है कि आप किसी बुक से वो चीज़ लेते हो और बुक में भी जो है वो जैसे कोट नहीं किया हुआ है, तो आपको लगता है कि ये तो नॉर्मल लैंग्वेज में है, ऐसा कोई जो है मतलब कोट मतलब किसी ने कोई स्पेसिफिकली कहा ही नहीं होगा, है ना। तो यू साइटेड द सोर्स इन योर पेपर बट फॉरगॉट टू एड इट योर बिब्लियोग्राफी। तो आप जो है साइटेशन जो मैनेजर होते हैं लाइक जोटेरो या मेंडले, तो ये सब से जो है आप मतलब साइटेशन चेक कर सकते हैं। समझ गए? अब साइटेशन डिले, यू टेल योर सेल्फ आई विल ऐड द साइटेशन एट द एंड देन यू फॉरगेट सम। आप कभी कभी ये सोचते हैं कि जो है मैं पहले पेपर लिख लेता हूँ और उसके बाद लास्ट में जो है साइटेशन सबका ऐड कर दूंगा, और उसके बाद जो है कुछ का आप ऐड कर पाते हैं और कुछ का भूल जाते हैं, तो इससे भी दिक्कत हो सकता है आपको। साइट एज यू राइट, जैसे ही आप लिखते हो तो इसका सोल्यूशन यही है कि जैसे ही कुछ ऐसा लिखते हो उसी समय तुरंत साइटेशन कर दो। नेवर लीव अ सोर्स फॉर लेटर, कभी भी बाद के लिए मत छोड़ो आप साइटेशन करना। देखो कॉमन नॉलेज एरर जो मैंने बताया था कि ये तो जैसे कॉमन नॉलेज में होता है, ये सोच के आप जो है उस चीज़ को आप इन्वर्टेड कॉमा में नहीं लिखते हो किसी के नेम के साथ, ऑथर के नेम के साथ। तो क्या होता है? यू डिडंट साइट अ फैक्ट दैट इज एक्चुअली क्वाइट नीश। नीश होता है स्पेसिफिक। When in doubt cite it, it's better to oversight than to undercite। देखो
इसमें ये कहा जा रहा है कि आप अगर किसी चीज़ को ऐसे साइट कर देते हो तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि आपका पेपर का वैल्यू ख़त्म हो जाएगा या फिर पेपर का वैल्यू कम हो जाएगा। तो ओवर साइटेशन चल सकता है लेकिन अंडर साइटेशन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ओवर साइटेशन से आप में प्लैगरिज्म का तो प्रॉब्लम नहीं आएगा, और जबकि अंडर साइटेशन होगा और आपका 10% भी प्लैगरिज्म आता है, 20% भी प्लैगरिज्म आता है, तो वो गलत माना जाता है। अब देख लो हाउ टू प्रिवेंट इट, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो आप। तो कलर कोड योर नोट्स, आप जो है ऐसा करो कि देखो डायरेक्ट कोड्स कहीं पे लिखा हुआ है तो उसका जैसे मतलब कलर कोडिंग आप कर सकते हो, किसी और मतलब कलर के पेन से लिख सकते हो, या फिर दूसरा तरीका होता है कि उस जगह पे जो है आप एक लीफ आता है अलग अलग जिसमें जो है कलर का, वो लगा दे सकते हो लीफ, या फिर पेंसिल से अंडरलाइन कर दे सकते हो। तो ये डिपेंड्स ऑन यू कि आपको बाद में ध्यान रहे वो, समझ गया। अब देखो एक जैसे साइटेशन प्लेस होल्डर हो गया कि जहाँ पे साइटेशन है तो वहाँ पे ऐसे जैसे बोल्ड मार्कर या फिर कुछ जो मैं बता रहा था कि जैसे लीफ लगा दे सकते हो। एक लीफ आता है इस टाइप का, आप देखोगे अलग अलग जो है जिसमें कलर का यहाँ पे चिपकाने वाला रहता है, वो चिपकता नहीं है उतना पेज पे, तो एक इसमें से निकाला जाता है और वहाँ पे अटैच कर दिया जाता है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जो है काम किए होगे तो फाइल्स में आपको याद होगा कि फ्लैग लगाया जाता है, फ्लैग ए फ्लैग बी इस टाइप से, तो वो भी लगा दे सकते हो वहाँ पे। फिर जैसे प्लैगरिज्म चेकर्स आते हैं, मतलब जो आपके सॉफ्टवेयर साइटेशन के सॉफ्टवेयर वो सब आप यूज करके चेक कर सकते हो फाइनल सबमिशन से पहले। तो देखो when taking research notes use one color for direct quotes, another for your own thoughts and the third for paraphrased ideas। समझ गए। तो तीनों के लिए अलग अलग आप कोडिंग करके रखोगे तो दिक्कत नहीं होगा। दिस प्रिवेंट्स देम फ्रॉम ब्लीडिंग टुगेदर। citation place holder देखो, if you are in a flow and don't want to look up the page number, put a big bold marker like cite Smith here, कि इसको स्मिथ राइटर है उसको यहाँ पे उसका साइटेशन करना है इन योर टेक्स्ट। इट्स हार्ड टू मिस व्हेन यू आर डूइंग योर फाइनल रीड थ्रू। तो उसके बाद उतना बड़ा बोल्ड लेटर में आप मार्कर से लिखे रहोगे तो वो मतलब मिक्स नहीं होगा, आप साइटेशन करोगे ही करोगे, समझ गए। यूज प्लैगरिज्म चेकर्स, जो सर जैसा मैं बता रहा था कि सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। बिफोर सबमिट रन योर पेपर थ्रू अ टूल लाइक ग्रामरली और टर्निटिन। इट if it flags something you thought was your own writing, it gives you the chance to fix the accidental oversight before your professor sees it। समझ गए। since we have covered the major intent based types, समझ गए, ऑफ प्लैगरिज्म। अब देखो सोर्स बेस्ड प्लैगरिज्म, लाइक फेक सोर्स थे, ये सब के बारे में पढ़ रहे हैं। सोर्स बेस्ड प्लैगरिज्म देखो इसमें क्या हुआ कि इसका जो सोर्स है, कोई भी इंफॉर्मेशन का कोई सोर्स तो होगा। जैसे आप सोशल मीडिया पे भी कोई जो है रील शेयर करते होगे, पोस्ट शेयर करते होगे, तो वो जो है रील अगर मान लो किसी न्यूज़ के बारे में बात कर रहा है तो वो न्यूज़ का कुछ तो सोर्स होगा। मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया हुआ, अब टाइम्स ऑफ इंडिया भी जो है मतलब कहीं ना कहीं से तो उठाया होगा उस न्यूज़ को। तो जैसे मान लीजिए कि कोई जैसे मेयर है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, या फिर पुलिस ऑफिस हो गया, या फिर ANI जो हो गया, जो न्यूज़ एग्रीगेटर है एशिया न्यूज़ का, ये तो अब देखो तो वो सब एक तरह से सोर्स का काम करता है। तो आपको जो है मेन सोर्स तक जाना चाहिए और उसके बाद वहाँ से आपको जो है ओरिजिन ऑफ इन्फॉर्मेशन पता चलेगा कि ये इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट कहाँ से किया है। नहीं तो आप बहुत बार ऐसा होगा कि आप मानो कि कहीं पे मतलब किसी चीज़ को जो है एक तरह से सोर्स मान के जो है जो साइट कर रहे हो, और उसके बाद जब पता चला कि वो ओरिजिनल सोर्स नहीं था, ओरिजिनल जो है कोड किसी और का ही है, समझ गए। तो वहाँ पे भी प्लैगरिज्म आ सकता है। तो ये चीज़ को कैसे हैंडल करना है, देखो सोर्स बेस्ड प्लैगरिज्म इज अ यूनिक बेस्ड, इट इजंट नेसेसरी अबाउट स्टीलिंग वर्ड्स बट रैदर अबाउट मिस रिप्रेजेंटिंग द ओरिजिन्स ऑफ योर इन्फॉर्मेशन, कि आप जो है इन्फॉर्मेशन का ओरिजिन को ही गलत रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कोई मान लो आइंस्टीन का कोट है और उसको आप जो है किसी जैसे बुक का कोट बना दें, या फिर कोई आप आइंस्टीन का कोट जो है किसी और जो है कोई जैसे फेमस पर्सन है उसको यूज करते देखें तो आप उसका कोट बना दें, समझ गए। देखो जैसे एक आजकल कोट बहुत जो फेमस चला हुआ है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। तो ये जो है अंबानी जो है धीरू भाई
अंबानी के बेटे मुकेश अंबानी, इन्होंने यूज़ किया था अपने एक स्पीच में, जब वो मतलब जियो का कोई स्पीच था उसमें। तो अब देखो आप अगर इसको अगर मुकेश अंबानी के नाम से कोट कर दो कि उन्होंने कहा है, लेकिन अगर ये आप ध्यान से देखो तो वो क्या पता, हो सकता है कि ऐसा वो उन्होंने भी कहीं पढ़ा हो जिसको उन्होंने कोट किया हो, समझ रहे हो। तो वो जो रियल जो ऑथर हुआ ना इस कोट का, वो कहीं और होगा, जिसको आपको प्रॉपरली साइट करना पड़ेगा कि ये सच में किसका है, समझ गए। देखो, दिस टाइप ऑफ प्लेगरिज्म हैपेंस व्हेन अ राइटर इज डिसऑनेस्ट अबाउट वेयर दे फाउंड देयर डेटा और वर्ड्स मेक्स द डेटा अप इंटायरली। कितने बार ऐसा देखे होगे कि कितने ऐसे केसेज हुए हैं जिसके बारे में वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और जबकि वो चीज़ मतलब लिखा होता है कि इन्होंने कहा है, और वो जी मतलब जिनका नाम लिखा हो वो आदमी रियल में एग्जिस्ट ही नहीं करता हो, मतलब आप मेड अप साइटेशन कर दिए, समझ रहे हो कि ऐसा कुछ है ही नहीं, कोई ऐसा आदमी एग्जिस्ट ही नहीं करता है, और उसके नाम से आपने कोट बना के अपने रिसर्च पेपर में लिख दिया। तो वो इट इज़ इसेंशियली ब्रेकिंग द पेपर ट्रेल दैट रिसर्चर यूज टू वेरीफाई फैक्ट, समझ गए। अब देखो, 3 मेन टाइप ऑफ सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म जो होता है, पहला होता है सेकेंडरी सोर्स ट्रैप, जो मैं अभी बता रहा था कि जो है मान लो कि आपने किसी बुक से पढ़ा और वो मतलब वो बुक भी कहीं और से लेके वो वाला जैसे लिखा हुआ हो, और आपने जो है साइटेशन में उस जो है जिस बुक का नाम लिख दिया, तो वो सेकेंडरी सोर्स ट्रैप हो जाता है। मिसलीडिंग एट्रीब्यूशन, समझ गए। तो ये इसका जो है मतलब रॉन्ग सोर्स रहता है, जो आपने जो है रियल में वैसा कोई था ही नहीं। अब जैसे एक जो है मतलब आपका फैब्रिकेशन और फॉल्सिफिकेशन, तो ये भी उसी से रिलेटेड है। देखो तो अब देखते हैं द सोर्स, द सेकेंड सोर्स ट्रैप जो क्या है, दिस इज द मोस्ट कॉमन वर्जन, इट हैपेंस व्हेन यू फाइंड अ ग्रेट कोट और फैक्ट फ्रॉम बुक ए, बट बुक ए एक्चुअली गॉट इट फ्रॉम बुक बी, जो उनका पहले से किसी और जगह से लिया है। इंस्टीड ऑफ फाइंडिंग एंड रीडिंग द बुक बी, यू जस्ट साइड बुक बी एज यू रीड इट योर सेल्फ, समझ गए। द प्रॉब्लम, यू आर टेकिंग क्रेडिट ऑफ प्राइमरी रिसर्च यू डिडंट एक्चुअली डू, समझ गए। अब देखो द रिस्क क्या है, इफ बुक ए मिस इंटरप्रेटेड द ओरिजिनल सोर्स यू विल इनहेरिट दैट मिस्टेक एंड योर प्रोफेसर विल नो यू डिडंट लुक द ओरिजिनल, समझ गए। तो यही होता है कि अगर पहले जो है कोई जो है जहाँ से आप ले रहे हो वो सेकेंडरी सोर्स है, अगर प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अब देखो सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन से आप अगर इंफॉर्मेशन ले रहे हो तो उसके बाद हो सकता है कि सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी जो है मतलब गलत इंफॉर्मेशन लिया हो जो उसका ऑथर है कहीं और से, है ना। तो यहाँ पे आपको दिक्कत हो सकता है। अब देखो मिसलीडिंग एट्रीब्यूशन, जिसको मिस एट्रीब्यूशन भी कहते हैं, दिस अकर्स व्हेन यू एट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन टू द रॉन्ग सोर्स को। दिस कैन बी डेलिबरेट अटेम्प्ट टू मेक योर बिब्लियोग्राफी लुक फैंसियर और मोर डाइवर्स, और इट कैन बी अ साइन ऑफ एक्सट्रीम स्लॉपीनेस, समझ गए। देखो, साइटिंग अ प्रेस्टिजियस जर्नल फ्रॉम अ फैक्ट यू एक्चुअली फाउंड ऑन अ रैंडम ब्लॉग, समझ गए कि आपने रैंडम कहीं पे आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिला, लेकिन आपने जो है बहुत प्रेस्टीजियस जर्नल का नाम लिख दिया कि जो है ऐसा जो है उन्होंने कहा हो। जैसे आप स्पीच में देखे होंगे कि मतलब कितने बार जो है अपने स्पीच को बहुत अच्छा और दमदार बनाने के लिए जो है कुछ लोग महात्मा गांधी का कोट्स यूज करते हैं, सुभाष चंद्र बोस का कोट्स यूज करते हैं, खुदीराम बोस का, इस तरह का बहुत जो भी हमारे अच्छे लोग रहे हैं उनके कोट्स का यूज करते हैं, अरिस्टोटल का या फिर चाणक्य का। लेकिन फिर देखा जाता है कि यार ये तो चाणक्य ने कभी कहा ही नहीं, समझ गए। तो ये जो है ऐसे केस में जो है आपका क्रेडिबिलिटी जो है एकेडमिक रॉक का मतलब एकेडमिक रिकॉर्ड का उसको धक्का लगता है। अब देखो फैब्रिकेशन एंड फॉल्सिफिकेशन, जो मैं बता रहा था कि आप जो है जानबूझ के जो है गलत लिख रहे हैं, जो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है ऐसे सोर्स को यूज कर रहे हैं, तो इसको फैब्रिकेशन कहते हैं। देखो जो आपका फैब्रिकेशन हुआ, मेकिंग अप अ सोर्स इनडायरेक्टली, एग्जाम्पल साइटिंग डॉक्टर जॉन डो इन 2024, जबकि जॉन डो कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है। फॉल्सिफिकेशन क्या हो गया, टेकिंग अ रियल सोर्स बट चेंजिंग द नंबर्स और फाइंडिंग टू फिट योर आर्गूमेंट। आपको सोर्स पता है लेकिन उसी के जो है आप घुमा फिरा के कुछ और बात कह देते हो अपने आर्गूमेंट को फिट करने के लिए, समझ गया। अब देखो वाई सोर्स बेस्ड प्लेगरिज्म इज अ मेजर रेड फ्लैग, तो डिस्ट्रॉयज पीयर रिव्यू। अब देखो पीयर रिव्यू किसको कहते हैं, पीयर रिव्यू हुआ कि आपका रिसर्च जो है, मान लो कि आप कुछ भी रिसर्च कर रहे हैं एग्रीकल्चर में या फिर जैसे फॉरेस्ट्री में या फिर लाइब्रेरी साइंस में, किसी भी फील्ड में, तो उसमें ऐसा होता है कि
आप जो रिसर्च किए हैं वो रिप्रोड्यूस भी तो होना चाहिए कि सेम मेथड अगर दूसरा कोई अगर यूज करता है और अगर सेम पैरामीटर्स को रखता है तो सेम रिजल्ट आना चाहिए। समझ गए? तो अब जो है आपने अगर गलत साइटेशन किया है और ये सब चीज़ में, तो क्या होगा कि उसका मेन सोर्स ही नहीं पता रहेगा। तो कोई और जो पीयर जो रिव्यू करना चाहेगा कि सेम मेथड से सेम जब जो है जब प्रोसेस अपना के तो सेम रिजल्ट आना चाहिए, तो उसका सेम रिजल्ट आएगा ही नहीं, तो आपका पीयर रिव्यू में जो है गलत आएगा। तो ये आपका पेपर के लिए बहुत ख़राब माना जाता है। इंटेलेक्चुअल लेजीनेस आपके इंटेलेक्चुअल लेजीनेस को दिखाता है कि आप जो है जैसे सोर्स उसका रियल सोर्स क्या था उसको खोजने का आपने कोशिश भी नहीं किया। इथिकल ब्रीच, और इथिकल ब्रीच है कि आप जो है जैसे रियल वर्ल्ड में अगर आप मान लीजिए कि कोई बहुत अच्छे सेक्टर में आप काम करते हैं, देखो लाइब्रेरी साइंस वगैरह में तो काम चल जाएगा, लेकिन आप मान लो मेडिसिन के फील्ड में हैं, एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में हैं, तो ये सब तरह के फील्ड में हैं, तो वहाँ पे जो है आपका बहुत जो सोच रहे हो ना कि मान लो आप जैसे रॉकेट प्रोपल्सन इंजीनियरिंग में है, तो वहाँ पे अगर आपका गलत सोर्स से कोई गलत इन्फॉर्मेशन करते हो तो उससे R&D भी अफेक्टेड होगा। देखो, while accidental plagiarism might get to a warning, source-based issues often lead to a harsher penalty because they suggest a calculated intent to deceive। वो आपको दर्शाता है कि आपने जो है कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, मानो तो है ना, आपको पता था फिर भी आपने जानबूझ के गलती की है। समझ गया? डिस्ट्रॉयड पीयर रिव्यू जो मैं बता रहा था, इफ अदर रिसर्चर्स कांट फाइंड योर सोर्सेज दे कांट बिल्ड ऑन योर वर्क, जो मैं कह रहा था। इंटेलेक्चुअल लेजीनेस, इट शोज दैट द राइटर प्रायोरिटाइज लुकिंग स्मार्ट, चतुर बनने का कोशिश किया, ओवर डूइंग द एक्चुअल वर्क ऑफ ट्रैकिंग डाउन द इंफॉर्मेशन। समझ गया? इथिकल ब्रीच देखो, इन फील्ड्स लाइक मेडिसिन और लॉ जो मैं बता रहा था, फॉल्सिफाइंग अ सोर्स कैन हैव रियल वर्ल्ड डेंजरस कंसिक्वेंसेज। समझ गए? अब देखो, एक्शन कैटेगरी और सेवेरिटी, साइटिंग अ सोर्स यू नेवर एक्चुअली रीड, तो ये जो है आपका सेकेंडरी या सोर्स प्लैगरिज्म में आ जाता है। तो ये सेवेरिटी बहुत हाई रिस्क का काम है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको कोई सोर्स को आप साइट कर रहे हो तो उसको आप पढ़ लो पहले कि सच में वो उसी बारे में है कि नहीं है। गिविंग क्रेडिट टू द रॉन्ग ऑथर, रॉन्ग ऑथर को आप क्रेडिट दे रहे हो तो ये मिस एट्रीब्यूशन में आ जाता है। ये सब आप याद कर लेना, एग्जाम में पूछा जाए कि मिस एट्रीब्यूशन जो है वो कौन से जो है ऑप्शन को एक्सप्लेन करता है, तो ये सब चीज़ें पूछा जा सकता है। तो ये मॉडरेट है अगर एक्सीडेंटली किया जाए। रॉन्ग ऑथर को आप साइड कर देते हैं। तो इन्वेंटिंग अ फेक ऑथर या कोट, अगर कोई ऐसा फेक ऑथर जो एग्जिस्ट ही नहीं करता है तो वो आपका फैब्रिकेशन हो जाता है। ये सब टर्म्स आप याद कर लेना, मिस एट्रीब्यूशन, फैब्रिकेशन, फॉल्सिफिकेशन, जो मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये बहुत गलत माना जाता है, एकेडमिक फ्रॉड में आता है ये, कि आपने जो है जानबूझ के जो है जो एक फेक ऐसे ही कोट को इन्वेंट करके आप अपने पेपर को ज़्यादा अच्छा स्मार्ट दिखने के लिए आपने यूज किया है। फिर देखो, चेंजिंग अ सोर्सेज डेटा टू फिट योर पेपर, अब सोर्स का जो डेटा है वो रियल में जो है सोर्स ऐसा बोला भी नहीं, लेकिन उसका नाम यूज करके आप अपने हिसाब से जो है उसको मिस कोट करके कर रहे हैं, तो ये फॉल्सिफिकेशन में आ जाता है कि आप फॉल्स कर रहे हैं उसका ओरिजिनल सोर्स को। तो ये एक्सट्रीम है, ये एकेडमिक फ्रॉड में आता है। समझ गए? तो फैब्रिकेशन और फॉल्सिफिकेशन जो है एकेडमिक फ्रॉड में आता है, आप याद कर लो। अब देखो, हाउ टू हैंडल सोर्सेज करेक्टली। अब देखो, तो ये सब से आप कैसे बचोगे। द साइटेड इन रूल, इफ यू वांट टू यूज अ कोट यू फाउंड इन अ सेकेंडरी सोर्स, साइट इट ऑनेस्टली। देखो, एग्जाम्पल, स्मिथ एज साइटेड इन जॉनसन, देख रहे हो, आर्ग्यू दैट, जो स्मिथ जो है वो जॉनसन में साइट किया गया था, उन्होंने ऐसा बोला है। कीप अ पेपर ट्रेल, यूज अ ब्राउजर एक्सटेंशन और नोटबुक टू सेव द लिंक और PDF ऑफ एवरी सिंगल थिंग यू रीड एज यू रीड इट। समझ गए? तो उसके बाद जो है ऐसा भी कर सकते हो कि आप देखो, कोई भी रिसर्च करोगे तो सबसे पहले लिटरेचर सर्वे ही तो करोगे, जो स्टार्टिंग का रहता है कि उस चीज़ पे और क्या क्या रिसर्च हो चुका है, क्या क्या रिसर्च होना बाकी है। तो ये सब जो है जितना पेपर आप पढ़ते हो वो सब पेपर को जो है आप सेव करके नेम वाइज सही से लिखा करो, जिससे आपको बाद में भी खोजने में आसान हो कि इसका ओरिजिनल ऑथर कौन है। वेरीफाई योर कोड्स, आप कोई भी कोड यूज करने से पहले 2-3 जगह से वेरीफाई कर लो कि आप सही तो यूज कर रहे हैं ना। देखो, इफ अ कोड सीम्स टू गुड टू बी ट्रू, ट्राई टू फाइंड द ओरिजिनल सोर्स। ऑफन कोड्स गेट मैंगल्ड और टेकन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एज दे आर पास फ्रॉम बुक टू बुक। समझ गए? अब देखो,
इसके बाद आता है आइडिया प्लेगरिज्म। इसमें जो है आप किसी का आइडिया ही चुरा लेते हैं। तो वो बहुत तरह से मतलब हो सकता है, चोरी हो सकता है। मान लो कि कोई आदमी बहुत अच्छा कंसेप्ट जैसे एक तरह से इस्टेब्लिश किया है कि अच्छा हम लोग जो है इस टाइप का पेस्टिसाइड बना सकते हैं जो कि टोटली ऑर्गेनिक हो और टोटली चीप हो, क्योंकि वो नीम से भी बन सकता है। समझ रहे हो? तो इस टाइप का कोई अगर आइडिया अपने दिमाग में लाता है तो पहले तो वो आइडिया फेज में ही है। अब उसी को जो है उसका कितने बार गाइड भी आइडिया चोरी कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आपके जो जैसे फेलोज होंगे जो मतलब साथ में काम कर रहे होंगे वो चोरी कर सकते हैं। समझ गए? तो ये सब जो है, या फिर आपका कोई थियरी है या फिर किसी चीज़ के लिए कोई सॉल्यूशन आपने बनाया है, कोई इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम है उसके लिए आपने सॉल्यूशन बनाया है, या फिर जो है आप किसी चीज़ को जो है मान लीजिए कि जैसे पुराने ज़माने का कोई हमारा जैसे वेद है या फिर इस टाइप का कोई या फिर कोई लिपि है जो विलुप्त हो गई है, जैसे आर्यन सिविलाइजेशन जो उस समय इंडस वैली सिविलाइजेशन था उस समय का जैसे लिपि विलुप्त हो गया और आपका कोई आइडिया है कि नहीं ऐसे उसको जो है डिकोड कर सकते हैं, तो वो सब आपका जो है, और इसी आइडिया को कोई चुरा लेता है तो वो सब आइडिया प्लेगरिज्म में आता है। देखो अब लेकिन इसमें क्या है कि आइडिया प्लेगरिज्म जो होगा, देखो बाकी प्लेगरिज्म का तो प्रूफ है ना आदमी के पास कि जो है देखिए इसने मेरा चुराया है, मेरा लिखा हुआ था पहले यहाँ पे कोट किया हुआ था या इस तरह से। लेकिन आइडिया प्लेगरिज्म का तो कोई प्रूफ नहीं है ना। आपने किसी को आइडिया बोला लेकिन आप प्रूफ कैसे करोगे कि जो है वो आइडिया आपका था? तो देखो आइडिया प्लेगरिज्म इज ऑफन कंसिडर्ड द मोस्ट इंटेंजिबल एंड डिफिकल्ट फॉर्म ऑफ प्लेगरिज्म टू डिटेक्ट। समझ गए कि ये जो है बहुत डिफिकल्ट है डिटेक्ट करना। अनलाइक डायरेक्ट और मोजाइक प्लेगरिज्म देयर आर नो मैचिंग स्ट्रिंग्स ऑफ वर्ड्स फॉर सॉफ्टवेयर टू फाइंड। समझ गए? इंस्टेड आइडिया प्लेगरिज्म अकर्स व्हेन यू टेक अ यूनिक कंसेप्ट, कोई यूनिक कंसेप्ट है, थियरी, solution or interpretation created by someone else and present it as your own original thought। समझ गए? अब देखो द कोर कंसेप्ट क्या है इसके पीछे। इन द वर्ल्ड ऑफ रिसर्च एंड क्रिएटिव वर्क द लाइट बल्ब मोमेंट, समझ गए, जो एक आपको लगता है कि वाह ऐसे ये काम हो सकता है, लाइट बल्ब मोमेंट बिलोंग्स टू द पर्सन हु हैड इट फर्स्ट, जिसको पहले समझ में आया कि इस टाइप का कुछ किया जा सकता है। समझ गए? इफ यू यूज द लाइट बल्ब टू इल्यूमिनेट योर ओन वर्क विदाउट सेइंग हु इन्वेंटेड द बल्ब यू आर कमिटिंग आइडिया प्लेगरिज्म। समझ गए? देखो द कंटेंट और द एक्सप्रेशन। देखो कंटेंट क्या है? इट कुड बी अ न्यू साइंटिफिक थियरी, अ यूनिक वे ऑफ इंटरप्रेटिंग अ हिस्टोरिकल इवेंट, जो मैं बता रहा था, अ स्पेसिफिक रिसर्च मेथोडोलॉजी, किसी और तरीका कोई रिसर्च करने का, और इवन अ प्लॉट ट्विस्ट इन अ स्टोरी, या कोई मूवी जो है उसमें भी जो है प्लॉट ट्विस्ट, कोई मतलब किसी का आइडिया हो कि हम इस टाइप का बना सकते हैं, उसमें ट्विस्ट ला सकते हैं ये सब, और उसको कोई और चुरा ले। समझ गए? अब देखो द एक्सप्रेशन क्या हो गया? इवन इफ यू यूज 100% ऑफ योर ओन वर्ड्स एंड कंप्लीटली डिफरेंट राइटिंग स्टाइल, द इंटेलेक्चुअल स्पार्क स्टिल बिलोंग्स टू द ओरिजिनल क्रिएटर। समझ गए कि जिसने सजेस्ट किया था पहले उसका इंटेलेक्चुअल स्पार्क जो हो गया, ओरिजिनल आइडिया जो होगा वो जिसने सोचा था उसी को बिलोंग करता है। समझ गए? आगे देखो वेयर आइडिया प्लेगरिज्म हैपेंस मोस्ट, कहाँ कहाँ पे आइडिया प्लेगरिज्म आपको देखने को मिलेगा? देखो द यूनिक इंटरप्रिटेशन। अब मान लो कि यूनिक इंटरप्रिटेशन कैसे होगा? तो देखो अगर जैसे मान लो कि इजिप्ट का जो है पिरामिड्स है, इजिप्ट में पिरामिड्स, तो कोई कहता है कि एलियंस ने बनाया होगा क्योंकि इतने इतने जो है मतलब इतने 100 टन के अगर मान लो कि पत्थर हो तो उसको उठा के ऊपर ऊपर तक कैसे रखा जा सकता है? आई डोंट नो कि उसका कितना टन का है, लेकिन मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूँ हाइपोथेटिकली कि उतने बड़े बड़े पत्थर हो जो एक रूम के भी बराबर हो, तो उसको उतना ऊंचाई तक कैसे कोई डिजाइन कर सकता है कि अभी तक स्टेबल हो, उतना भूकंप वगैरह आंधी वगैरह सबके बाद भी। तो देखो तो उसके लिए कोई कह रहा है कि एलियन ने बनाया होगा, कोई जो है उसका जैसे मैथमेटिकल डिजाइन दे रहा है कि जो है इस तरह से उस समय स्लेब्स वगैरह रहे होंगे जिसको जो है यूज करके किंग ने बनवाया होगा, इसको इतना साल लगा होगा, इतना साल लगा होगा। तो देख लो तो कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स हो गया, तो अब उसमें से कोई जो है अगर मान लो कि कोई एल्गोरिदम बनाया और फिर एल्गोरिदम बना के उसने इंटरप्रेट किया कि यार ये एलियंस ने जब नहीं बनाया होगा, इसमें जो है ये वाला थियरी लगा होगा, इस तरह से जो है ये बनाया जा
सकता है उसके प्रूफ के साथ दिया होगा। अब देखो वो किसी ने उसको देखा नहीं देखा वो बात की बात है। अब कोई जो है उसी चीज़ को जो है अपने नाम से अगर कहे इंटरप्रेट करके कि यार देखो ऐसे ऐसे हुआ होगा, और वो सोर्स नहीं बताए कि मैंने ये जो है आइडिया यहाँ से सुना था, समझ गए, तो वो यूनिक इंटरप्रिटेशन वहाँ पे मैटर करता है, वहाँ पे आइडिया प्लेगरिज्म होता है। फिर देखो रिसर्च मेथोडोलॉजी। अब रिसर्च मेथोडोलॉजी में हो गया कि आप जो हैं कोई रिसर्च है, समझ गए, अब उसी को जो है आप सेम जो है आप एक्सपेरिमेंट मतलब कोई भी ऐसे जैसे बताया कि ऐसे किया जा सकता है, जैसे मेथड किसी ने बताया कि इसको इस तरह से जो है जैसे बनाया जा सकता है, और उसी को आपने एक्सपेरिमेंटली जैसे दिखा के और जो है एक तरह से डेटा के साथ आपने जैसे एकदम पब्लिश कर लिया, तो लेकिन वो जैसे आइडिया तो किसी और का था, तो यहाँ पे आइडिया प्लेगरिज्म होगा। अब देखो अनपब्लिश्ड है, तो ये होता है कि देखो बहुत चीज़ जो है ना कितने मतलब कितनों ने एक्सपेरिमेंट किया होगा लेकिन उसको पब्लिश नहीं किया होगा, समझ गए, तो उसको जो है आप कितने बार आपको डेटा मिलता है, ये सब रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में बहुत ज़्यादा चलता है। आप एक बार घुसोगे तब देखोगे कि मान लो कि जो है किसी ने कोई काम किया और उसके बाद सोचा कि यार इसको जो है जैसे पब्लिश करा के जो है मतलब क्या ही करना है, कोई इतना सिग्निफिकेंट काम नहीं है, लेकिन उसी का कोई जैसे पीयर रिसर्चर है उन्होंने सोचा कि यार ये जब जैसे पब्लिश नहीं करा रहा है तो चलो ये तो यूनिक है, मैं अपने नाम से करा लेता हूँ, और वो पब्लिश हो भी जाता है, तो वो भी आइडिया आपका प्लेगरिज्म में आता है, और वो अनपब्लिश थेफ्ट उसको कहते हैं, समझ गया। तो देखो द यूनिक इंटरप्रिटेशन देखते हैं। इमेजिन अ हिस्टोरियन राइट्स अ बुक आर्ग्यूइंग दैट द रोमन एम्पायर fell not because of invasions but specifically because of a lead poisoning epidemic in the ruling classes, समझ गए। इफ यू राइट अ पेपर यूजिंग द दैट एग्जैक्ट आर्गूमेंट विदाउट साइटिंग दैट हिस्टोरियन यू हैव स्टोलन देयर यूनिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, समझ गए कि कोई अगर नया हिस्टोरियन है जो कहता है कि रोमन एम्पायर जो है तो लीड पॉइजनिंग के कारण जैसे फेल हुआ था, क्योंकि इसमें जो है हमें इस टाइप के कुछ अंश मिले हैं, और आप जो करते हैं कि जो है उसी आर्गूमेंट को जो है बिना उनको साइट किए हुए आप जो है जैसे यूज करते हैं, उसके बाद हो सकता है पेपर भी पब्लिश कर लें, या फिर उसी थियरी को लेके काम आगे बढ़ा रहे हैं और उनके जो है बात जो था उसको साइट भी नहीं कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे सुनने में तो लगेगा क्योंकि आपने जो है उस थियरी को लेके और ज़्यादा आगे बढ़ा दिया है, तो उनके बात पे कोई विश्वास भी नहीं करेगा कि ये आइडिया उनका था, लेकिन ये आइडिया प्लेगरिज्म में आएगा। अब देखो रिसर्च मेथोडोलॉजी। इफ अ साइंटिस्ट डेवलप्स अ ब्रांड न्यू 10 स्टेप वे टू टेस्ट फॉर माइक्रोप्लास्टिक्स इन ओशियन वाटर एंड यू यूज दोज एग्जैक्ट 10 स्टेप्स फॉर योर ओन एक्सपेरिमेंट विदाउट क्रेडिट, यू आर प्लेगराइजिंग देयर मेथड, समझ गए। अब देखो अनपब्लिश्ड स्टेप जो मैं बता रहा था कि किसी ने जो है जो है मतलब काम करके छोड़ रखा है और पब्लिश नहीं कराया है, और उसको जो है आपने अपने नाम से पब्लिश करा लिया। दिस ऑफन हैपेंस इन एकेडमिक सर्कल्स और वर्क प्लेसेज। यू हियर अ कलीग्स ग्रेट आइडिया ड्यूरिंग अ लंच ब्रेक और अ सेमिनार एंड दे राइट अ प्रपोजल बेस्ड ऑन इट बिफोर दे टू इवन दो दे हैवंट पब्लिश्ड इट येट, द आइडिया इज देयर, समझ गए। अब देखो आइडिया वर्सेस पैराफ्रेजिंग क्या डिफरेंस है। देखो व्हाट इज टेकन, पैराफ्रेजिंग में क्या होता है कि सेंटेंस का अलग से स्ट्रक्चर कर दिया जाता है, और आइडिया प्लेगरिज्म में क्या होता है कि कंसेप्ट या थियरी को चुराया जाता है। डिटेक्शन कैसे होता है, इसमें जो दोनों का मतलब डिटेक्शन कि कैन बी कॉट बाय एआई या पैटर्न मैचिंग से डिटेक्शन किया जाता है। आइडिया प्लेगरिज्म कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, तो यूजुअली ओनली कॉट बाय एक्सपर्ट्स इन द फील्ड। तो इसमें जो है ऐसे देखा जाएगा कि वो जो थे जिनका ओरिजिनल आइडिया था वो हो सकता है कि किसी और से भी उन्होंने आइडिया शेयर किया हो, या फिर अब कोई एक्सपर्ट है वो देखेगा कि आपने कभी लाइफ टाइम में इजिप्शियन जैसे पिरामिड्स पे कभी काम ही नहीं किया, और एकाएक जो है आपने इजिप्शियन पिरामिड पेपर छाप लिया, तो कुछ तो शक रहेगा ना। तो आपके आसपास या फिर जो आदमी क्लेम कर रहा है वो सच में अगर इजिप्शियन पिरामिड पे अगर 2-3 साल से काम कर रहा हो या 10 साल से काम कर रहा हो, तो ऑब्वियस सी बात है एक सामने आ जाएगा कि आपका चुराया हुआ नॉलेज है। द फिक्स क्या है इसका उपाय।
रीराइट द सेंटेंस एंड साइट, जैसे पैराफ्रेजिंग में क्या कर देते हैं हम लोग जो है सेंटेंस को दोबारा लिखते हैं और उसमें साइटेशन देते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, साइट द ओरिजिन ऑफ द कंसेप्ट, कि ये कंसेप्ट जो है कहाँ से किसने बताया था, वो ओरिजिन आपको साइट करना पड़ेगा। लीगल स्टेटस देखो, ऑफन अ कॉपीराइट वायलेशन, यहाँ पे जो है जैसे पैराफ्रेजिंग में क्या होता है तो कॉपीराइट वायलेशंस होता है, और इसमें आइडिया प्लेगरिज्म में देखो आप पे कोई केस तो तुरंत नहीं कर देगा, लेकिन आपका ये इथिकल वायलेशन में आएगा कि आपका इंटेग्रिटी जो है उस पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। समझ गया। अब देखो कॉमन नॉलेज एक्सेप्शन, जो मैं बता रहा था कि जो इसमें होता है कि कुछ जो है जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, या फिर जैसे प्लूटो का हो गया जो अब जो है उसको प्लानट नहीं मानते हैं, है ना, तो इस टाइप का कुछ जो है कंसेप्ट जो है सो कॉमन नॉलेज है जिसको आप एक्सेप्शन मानते हैं। समझ गए। देखो द बिगेस्ट चैलेंज विद द आइडिया प्लेगरिज्म इज डिटर्मिनिंग व्हाट इज द यूनिक आइडिया, कि यूनिक क्या था एंड व्हाट इज द कॉमन नॉलेज। यहीं पे तो आपका सारा जैसे प्लेगरिज्म का कंसेप्ट आ रहा है ना, कि जैसे कॉमन नॉलेज क्या हो गया, जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, अगर इस टाइप का कॉमन नॉलेज है तो इसमें कोई और भी बोला है तो उसको साइटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। यूनिक आइडिया देखो, जैसे अ स्पेसिफिक नीश मैथमेटिकल प्रूफ दैट एक्सप्लेन्स व्हाई द अर्थ ऑर्बिट इज शिफ्टिंग बाय अ फ्रैक्शन ऑफ अ मिलीमीटर ड्यू टू स्पेसिफिक डार्क मैटर थियरी। तो इस टाइप का अगर कोई डार्क मैटर थियरी लाता है कि जो है अर्थ घूम रहा है हमेशा सन के चारों ओर, लेकिन वो जो है कुछ मिलीमीटर जो है वो हमेशा डिस्प्लेस होते जा रहा है, कि वो सेम ऑर्बिट नहीं रह जा रहा है, कुछ कुछ मिलीमीटर जो है हमेशा डिस्प्लेस हो रहा है, तो ये जो है आपका कॉमन नॉलेज नहीं रहता है, क्योंकि ये जो है मैथमेटिकली किसी ने प्रूव किया ना कि इस टाइप का हो रहा है, तो वो आपका कॉमन नॉलेज में नहीं आएगा। अब यही हो सकता है 100-200 साल बाद या 300 साल 1000 साल बाद। जैसे देखो अब ऐसा भी है कि जैसे द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, तो इसको भी तो कोई ना कोई पुराने हिस्ट्री में जैसे 1300-1400 साल पहले तो बोला ही होगा ना इस टाइप से किसी न किसी ने, लेकिन उतने दिन पहले का ये जो है एग्जैक्टली हम नहीं मानते हैं, क्योंकि ये जो है कॉमन नॉलेज हो चुका है। समझ गए। अब देखो हाउ टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ द इथिकल अप्रोच, तो इसमें कैसे आप खुद को जैसे बचाओगे आइडिया प्लेगरिज्म आपने किया है या फिर इस चीज़ से कि आप पे आगे चल के आइडिया प्लेगरिज्म का नहीं ये लगे। तो देखो ट्रेस द ओरिजिन, तो आप पहले ओरिजिन को ट्रेस कीजिए कि यार मैंने ये कहीं ना कहीं सुना है, हो सकता है आपने टेड टॉक्स में सुना हो सकता है आपने आप किसी मतलब जैसे सेमिनार में गए हो वहाँ सुने हो, आपने किसी यूट्यूब चैनल पे देखा हो, इंटरनेट पे पढ़ा हो, तो एक बार सोर्स आप उसका ढूंढने का कोशिश कीजिए। अब देखो गिव क्रेडिटर जैसे क्रेडिट टू पायनियर, देखो तो इसमें जो है आपको जो जिनके आपने सुना है उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि ये इस क्षेत्र के पायनियर हैं, उनसे मैंने जो है ये चीज़ मतलब सीखा और मुझे यहाँ से आइडिया मिला जिसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। अब एक्नॉलेज कोलैबोरेटर्स, जितने भी कोलैबोरेटर्स हैं उसमें पहले से काम कर रहे हैं तो उनको एक्नॉलेज करना पड़ेगा आपको। देखो इसमें देखते हैं स्लाइड में, बिकॉज आइडियाज आरंट ऑलवेज फिक्स्ड इन अ वे दैट सॉफ्टवेयर कैन ट्रैक, यू हैव टू बी योर ओन एडिटर। आपको खुद से ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये इथिकल अप्रोच में आ जाता है। देखो ट्रेस द ओरिजिन, इफ यू डिडेंट थिंक इट ऑफ इट योर सेल्फ आस्क वेयर डिड आई फर्स्ट ईयर दिस, मैंने इसको कहाँ सुना है पहले। गिव क्रेडिट टू द पायनियर, यूज फ्रेजेज लाइक बिल्डिंग ऑन द फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश्ड बाई, समझ गया कि उन्होंने जो फ्रेमवर्क एस्टैब्लिश किया उसको आगे बिल्ड करते हुए। फॉलोइंग द लॉजिक प्रोपोज्ड इन ईयर रिगार्डिंग, इस तरह से आप लिख सकते हैं कि जो है जैसे मान लो कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो है LLMs जो है जैसे चैट GPT हो गया, जेमिनाई वगैरह, तो ये सब एकाएक अभी नहीं बन गया है। इसमें भी जो है आप देखोगे 1990s में भी कितने पेपर्स पब्लिश हुए थे, तो उस समय ऐसी जो आप देखते होंगे इतने हाई ग्रेड के जो जैसे प्रोसेसर्स जो एनवीडिया बना रहा है या इस टाइप का, तो वैसा टेक्नोलॉजी उतना हाई प्रोसेसिंग स्पीड जैसे पैरेलल कंप्यूटिंग का होता है वो सब एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो देखो अब कोई अगर बनाएगा और उसके बाद सेम आइडिया को यूज करेगा तो वो 1990 का ही पेपर हो तो उसको साइट तो करना पड़ेगा। समझ गया। तो वही कह रहे हैं कि फॉलोइंग द लॉजिक प्रपोज्ड इन द ईयर रिगार्डिंग, तो इस तरह से आप आइडिया प्लेगरिज्म को आप जो है मैनेज कर सकते हैं।
अब देखो चाहे लिख सकते हो वाइल द कंसेप्ट ऑफ द आइडिया, जो आप आइडिया बताना चाहते हो, वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय, इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो इससे आपका जो है प्लेगरिज्म भी नहीं होगा और जो है उस आइडिया को आप यूज भी कर सकते हैं। अब देखो एक नॉलेज जो कोलैबोरेटर इन प्रोफेशनल सेटिंग्स, इफ एन आइडिया केम आउट ऑफ अ ग्रुप ब्रेनस्टॉर्म, क्रेडिट द ग्रुप रादर देन टेकिंग सोलो ओनरशिप। तो मान लीजिए कि आपने कभी ग्रुप में जो है अपने टीममेट्स के साथ जब बात की और आपके टीममेट्स में से किसी ने आइडिया दिया, वो हो सकता है बहुत लो ग्रेड एम्प्लॉई हो या फिर स्टूडेंट ही हो, तो उसको भी जो है आपको जो है ये देना पड़ेगा, क्रेडिट देना पड़ेगा अपने पेपर में, समझ गया। अब देखो इसके बाद चलते हैं ऑथरशिप प्लेगरिज्म पे। ऑथरशिप प्लेगरिज्म क्या है, तो ऑफन कॉल्ड एट्रीब्यूशन प्लेगरिज्म is a serious ethical breach that doesn't involve stealing a specific sentences or ideas but rather stealing the entire identity of the creator। मान लीजिए कि आपने जो है जो जिसने काम किया है उसका जो है आप अपने नाम से छपवा रहे हैं। ये बहुत बार गाइड के केस में होता है, जो पीएचडी गाइड्स होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सारे ऐसे करते हैं, लेकिन पीएचडी गाइड्स जो हैं कितने बार जो है आपसे काम करवा लेते हैं और उसके बाद जो है आपका कहीं नाम भी नहीं आने देते हैं और ख़ुद को जो है सोल ऑथर या फिर मेन ऑथर जो फर्स्ट ऑथर होता है वो दिखा के जो है अपने नाम से पब्लिश करते हैं। तो ये आपका ऑथरशिप प्लेगरिज्म में आता है। ये बहुत बार आपको देखने को मिलेगा। आप कुछ नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको पीएचडी की डिग्री चाहिए होती है। आप भी कहते हो कि यार अब कुछ तो सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, लेकिन ये प्लेगरिज्म है बहुत बड़ा। देखो तो इसको एट्रीब्यूशन प्लेगरिज्म भी कहते हैं, ये याद कर लेना। ऑथरशिप प्लेगरिज्म को एट्रीब्यूशन प्लेगरिज्म भी कहते हैं, समझ गए। देखो इज अ सीरियस इथिकल ब्रीच दैट डजंट इन्वॉल्व स्टीलिंग ए स्पेसिफिक सेंटेंसेज और आइडियाज बट रेदर स्टीलिंग द इंटायर आइडेंटिटी ऑफ द क्रिएटर। देखो इट अकर्स व्हेन द लिस्ट ऑफ ऑथर्स ऑन अ पेपर, रिपोर्ट और बुक डज नॉट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट हु एक्चुअली डिड द वर्क। समझ गए। दिस इज पार्टिकुलरली कॉमन इन हाई लेवल रिसर्च एंड एकेडमिक पब्लिशिंग। बहुत बार देखोगे कि आप किसी कंपनी में जो काम कर रहे हो, जो R&D की कंपनी है, तो उसमें जो है कितने जैसे लो लेवल रिसर्चर्स होते हैं उनका नाम भी नहीं आता है और आपका जो टीम लीडर होगा या सुपरवाइजर होगा या सीनियर साइंटिस्ट होगा वो अपने नाम से जैसे पब्लिश कर लेगा और आपका नाम भी नहीं देगा। तो ये ऑथरशिप प्लेगरिज्म है। आ गया होगा ये समझ में। अब देखो द मेजर फॉर्म्स ऑफ ऑथरशिप प्लेगरिज्म जो है, जैसे आपका पहला घोस्ट राइटिंग हो गया। घोस्ट राइटिंग हो गया ये कि जो है कोई और आपके जो है प्रोजेक्ट में या फिर जो एक्सपेरिमेंट्स है उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है लेकिन आप उसका नाम नहीं ऐड करते हो, समझ गए। फिर दूसरा गेस्ट या गिफ्ट ऑथरशिप होता है कि आप जो है जैसे किसी कोई इम्पॉर्टेंट रिसर्चर हैं, मान लीजिए कि आप जहाँ पे रिसर्च कर रहे हैं वहाँ पे कोई बहुत फेमस रिसर्चर हैं, बहुत वो ज़्यादा पॉपुलर है समाज में, तो उन्होंने कुछ काम किया भी नहीं है फिर भी जो है आप उनका नाम अपने रिसर्च पेपर में ऐड कर देते हो कि रिसर्च पेपर ज़्यादा पढ़ा जाएगा क्योंकि वो को ऑथर बन जाते हैं इस तरह से। या फिर देखो ऑनरी और कोअर्सिव ऑथरशिप। तो ऑनरी ऑथरशिप हुआ कि आप जो है किसी को आप ऐसे ही ऑनर देने के लिए ऐड कर देते हैं कि उन्होंने आपको बहुत मदद की है, और या फिर ऐसा हो सकता है कि किन्होंने आपको डराया धमकाया हो कि जो है मेरा नाम ऐड कर दो अपने रिसर्च पेपर में, नहीं तो जॉब से निकलवा देंगे, तुम्हारा प्रमोशन रोक देंगे, इस तरह से। तो ये सब ऑथर प्लेगरिज्म में आ जाता है, समझ गए। तो ये सब पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ बहुत होता है। देखो तो इसमें देखते हैं घोस्ट राइटिंग। दिस इज व्हेन अ पर्सन मेक्स अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन टू अ वर्क बट इज नॉट क्रेडिटेड एज एन ऑथर। समझ गए कि उन्होंने बहुत काम किया है लेकिन उसको ऑथर का क्रेडिट नहीं दिया गया है, समझ गए। तो ये सब जो है ना आपका जैसे गिफ्ट ऑथरशिप, ऑनरी और कोअर्सिव ऑथरशिप, घोस्ट राइटिंग, ये सब आपको टर्म्स पता होने चाहिए क्योंकि एग्जाम्स में पूछा जाता है। और यूजीसी नेट तो इतना डीपर आजकल पूछने लगा है और भी अदर एग्जाम्स में कि यू विल बी सरप्राइज टू सी द पेपर। देखो सिनेरियो देखो इसमें, ए स्टूडेंट हायर्स अ सर्विस टू राइट देयर थेसिस और अ फार्मास्यूटिकल कंपनी राइट्स अ रिसर्च पेपर एंड पेज अ फेमस डॉक्टर टू पुट देयर नेम ऑन इट। समझ गए। तो
ये आपका घोस्ट राइटिंग हो गया कि जो है उनका आपने ये किया ही नहीं है और किसी जो है बड़े डॉक्टर को जो है पे कर दिए कि उनका जो है नाम उसमें यूज कर सकें। ये कहाँ पे यूज होता है, तो ये जब फार्मा सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज होता है कि अगर कोई मेडिसिन है उसका इफ़िशियंसी बहुत अच्छा दिखाना है तो किसी जो है फेमस डॉक्टर का नाम ऐड कर दो, जो वो काम किया हो ना किया हो वो बात जैसे तो बाद की बात है, बस उनके नाम से पेपर ये छाप दिया जाता है कि वो रिसर्च जो है ऑटोमेटिकली पॉपुलर हो जाएगा। समझ गया? तो देखो, अ स्टूडेंट हायर्स अ सर्विस टू राइट देयर थीसिस, समझ गए, और अ फार्मास्यूटिकल कंपनी राइट्स अ रिसर्च पेपर एंड पेज अ फेमस डॉक्टर टू पुट देयर नेम ऑन इट। समझ गए? और वाई इज इट प्लेगरिज्म, तो ये प्लेगरिज्म क्यों है? ऑथर इज क्लेमिंग क्रेडिट फॉर लेबर दे डिड नॉट परफॉर्म एंड द एक्चुअल क्रेडिट क्रिएटर रिमेन्स इनविजिबल। जिसने काम किया वो इनविजिबल है और जो ऑथर जो क्रेडिट ले रहा है उसने काम किया ही नहीं है। समझ गया? तो ये घोस्ट राइटिंग हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तो वो गेस्ट और गिफ्ट जो है मतलब ऑथरशिप, ये क्या हुआ? दिस इन्वॉल्व्स गिविंग ऑथरशिप क्रेडिट टू समवन हु मेड लिटिल टू नो कंट्रीब्यूशन टू द वर्क। जैसा मैं बता रहा था कि जिन्होंने कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है और उसको भी आप ऑथरशिप दे दे रहे हैं जस्ट बिकॉज वो आपका फ्रेंड हो, साथ में कलीग हो, इस टाइप का सिनेरियो। देखो इसमें क्या हो सकता है? एडिंग अ वेल नोन रिसर्चर्स नेम टू अ पेपर जस्ट टू इंक्रीज द चांसेज ऑफ इट बीइंग पब्लिश्ड इन अ प्रेस्टिजियस जर्नल और एडिंग अ कलीग्स नेम एज अ फेवर। मैं बता रहा था सो डैट दे कैन मीट देयर पब्लिकेशन कोटा, कि उनको अगर किसी इंस्टीट्यूशन में ऐसा कहा गया है कि आपको एक साल में 5 पेपर ऐसा पब्लिश करना ही है, तो उनका भी पब्लिकेशन कोटा पूरा करने के लिए आप जो है एज अ फेवर ऐड कर दे रहे हैं उनका नाम, की जो है नेक्स्ट वाले में वो भी आपका जो जब खुद लिखेंगे तो वो भी आपका नाम ऐड करेंगे अपने में। समझ गए? तो ये आपका गेस्ट और गिफ्ट ऑथरशिप कहते हैं। अब ऑनरी या जो आपका जो है मतलब कोअर्सिव ऑथरशिप, जो मैंने बताया कि आप मान लो पीएचडी कर रहे हो और स्टूडेंट हो या फिर प्रोजेक्ट स्टाफ हो और आपका जो है पूरा रिसर्च जो है आपके जो पीआई हैं, प्रोजेक्ट इंचार्ज या फिर जो गाइड हैं, वो अपने नाम से पब्लिश करा लेते हैं, तो वो कोअर्सिव ऑथरशिप कहा जाता है। और आपको धमकाते हैं कि अगर आपने बोला कुछ तो पीएचडी नहीं कंप्लीट कराएंगे या टाइमली नहीं कराएंगे, 2 साल डिले कर देंगे या कोई और प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। देखो, दिस यूजुअली इन्वॉल्व्स पावर डायनामिक्स, जैसा मैं बता रहा था पावरफुल पीपल करते हैं। अ सीनियर स्टाफ मेंबर, डिपार्टमेंट हेड और सुपरवाइजर डिमांड्स टू बी लिस्टेड एज एन ऑथर ऑन अ जूनियर रिसर्चर्स पेपर डिस्पाइट नॉट पार्टिसिपेटिंग इन द रिसर्च और राइटिंग। समझ गए? सिनेरियो देखो, अब प्रोफेसर टेल्स अ पीएचडी स्टूडेंट आई एम द हेड ऑफ दिस लैब, मैं इस लैब का हेड हूँ, मैं इस तो तुम मेरे लैब में काम कर रहे हो, मैंने सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई हैं तो मेरा नाम होगा, इस टाइप से। सो माई नेम गोज ऑन एवरी पेपर प्रोड्यूस्ड ईयर। देख लिए? तो ये जो है आपका ऑनरी या कोअर्सिव ऑथरशिप हुआ। देखो, वाई इज इट प्लेगरिज्म, तो आप तो ये भी मतलब कह सकते हैं कि हाँ लेकिन वो भी तो कुछ ना कुछ तो गाइड किया होगा तो उसका नाम आना चाहिए। नहीं, तो क्योंकि यहाँ पे प्लेगरिज्म में आइडिया भी देखा जाता है। देखो, इट इज़ द फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल बुलिंग हुआ ये, डैट स्टील्स क्रेडिट फ्रॉम द पर्सन हु एक्चुअली परफॉर्म द वर्क। समझ गए? अब देखो, व्हाट काउंट्स एज ए रियल ऑथर, कौन है जो वो रियल ऑथर काउंट किया जाएगा? देखो, to avoid authorship plagiarism, many academic journals follow ICM JE guidelines, which state that an author must meet all 4 of this criteria। देखो, तो ऑथरशिप के लिए एक ICM JE गाइडलाइंस है, उसको फॉलो करते हैं लोग। देखो, तो इसमें क्या क्या होता है, जो 4 आपको जो क्राइटेरिया फुलफिल करना पड़ता है। सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन टू द कंसेप्शन और डिजाइन ऑफ द वर्क और द एक्विजिशन, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। तो वही है कि वो जो है काम, जो भी प्रोजेक्ट है या काम है या फिर कुछ भी रिसर्च चल रहा है उसमें उनका सब्सटैंशियल कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, डिजाइनिंग फेज में प्रोजेक्ट के या फिर कंसेप्चुलाइजेशन फेज में। समझ गए? मतलब किसी न किसी चीज़ में तो उनका होना चाहिए, या तो उन्होंने डेटा को एनालाइज किया है, इंटरप्रेट किया है, या डेटा एक्विजिशन में, डेटा प्रोसेसिंग में, कहीं ना कहीं पे ड्राफ्टिंग
drafting the work or revising it critically for important intellectual content, फाइनल अप्रूवल ऑफ द वर्जन टू बी पब्लिश्ड, वो उन्होंने किया है अगर पूरा, एग्रीमेंट टू बी अकाउंटेबल फॉर ऑल एस्पेक्ट ऑफ द वर्क, कि जितना काम हो रहा है सब में वो एग्रीमेंट होना चाहिए। अब देखो, जैसे मैं बता रहा था कि पीएचडी स्टूडेंट्स के साथ ऐसे ऐसे गाइड लोग करते हैं, उसका देखो, जस्ट प्रोवाइडिंग द फंडिंग, जस्ट बिकॉज आप फंडिंग प्रोवाइड कर रहे हो, बीइंग द बॉस ऑफ द डिपार्टमेंट और प्रूफ रीडिंग द फाइनल ड्राफ्ट डज नॉट क्वालिफाई समवन फॉर ऑथरशिप, दीज पीपल शुड बी लिस्टेड इन द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन स्टेट। तो ऐसा किसी ने आपको प्रूफ रीडिंग में हेल्प की है, ड्राफ्टिंग में हेल्प की है, या फिर आपके एचओडी हैं, तो उनका एक्नॉलेजमेंट में आप डाल सकते हो, लेकिन ऑथरशिप में उनका नाम होना सही नहीं है, वो प्लेगरिज्म माना जाएगा उनके तरफ से। अब देखो, कंपेरिजन ऑफ ऑथरशिप इशूज में देखो, तो जैसे घोस्ट राइटिंग, गिफ्ट या गेस्ट और कोअर्सिव जो मैंने बताया है, हु इज ऑन द पेपर। तो देखो, घोस्ट राइटिंग में क्या होता है, पर्सन है जो है आपका द फेस, हु डिड द वर्क, पर्सन बी जो हुआ वो घोस्ट हुआ जिसने काम किया है। वायलेशन क्या हो गया, तो डिसीविंग द रीडर अबाउट द ट्रू क्रिएटर, कि रीडर जो है उसको सही में नहीं पता चल पाएगा कि इसने काम किसने किया है। वो अगर फ्यूचर में जो है, अगर कोई रीडर जो है जो आपका पेपर पढ़ रहा है या काम देख रहा है, वो अगर चाहता है कि हेल्प लें या फिर और ज़्यादा कंसेप्ट पे इस पर डिस्कस करें, तो वो जो है ऑथर होगा उससे मतलब डिस्कस करेगा, जबकि ओरिजिनल जो उसका जो काम किया था वो कोई और है। अब देखो, गिफ्ट या गेस्ट जो ऑथरशिप मैंने बताई है, तो पर्सन ए तो होगा ही, काम किया है, और फेमस पर्सन बी का नाम लिख दिया जाता है कि वो फेमस हो जाएगा, क्योंकि वो पर्सन बी जो है वो फेमस है। तो काम किसने किया, तो पर्सन ए में, तो ये फॉल्स प्रेस्टीज एंड अनअर्न्ड क्रेडिट में आ जाएगा। वायलेशन इसमें जो हुआ है, कोअर्सिव जो मैंने बताया था, डरा धमका के जो किया जाएगा, तो पर्सन ए जिसने काम किया, पर्सन बी जो है वो बॉस है, काम किसने किया, तो पर्सन ए में, तो फिर भी जब पर्सन बी का नाम आ रहा है तो ये क्या वायलेशन आएगा, एब्यूज ऑफ पावर एंड थेफ्ट ऑफ क्रेडिट। समझ गया। अब देखो, कंसेक्वेंसेज क्या होता है, तो रिट्रैक्शन, जर्नल्स जो है वो पेपर को कितने बार फेंक देती है, मतलब जैसे परमानेंटली विड्रॉ कर देती है कि नहीं, ये पे इथिकल कंसर्न है, आपने नहीं काम किया है, किसी और का काम है ये। फंडिंग बैन, आगे से आपको जैसे प्रोजेक्ट्स के लिए फंडिंग ही नहीं मिलेगा अगर ऐसे आपने जैसे गलत तरीके से आपने किया है। इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन, तो आप अगर इस टाइप का करते हो तो इंस्टीट्यूशनली भी आपको पनिश किया जा सकता है। देखो, ऑथरशिप प्लेगरिज्म स्ट्राइक्स एट द हार्ट ऑफ प्रोफेशनल ट्रस्ट इफ डिस्कवर्ड। रिट्रैक्शन किसको कहते हैं, तो जर्नल्स विल रिट्रैक्ट द पेपर एंड इट विल बी परमानेंटली मार्क्ड एज विथड्रॉन ड्यू टू एथिकल कंसर्न्स। तो वैसे पेपर को जो है परमानेंटली हटा दिया जाता है और उसके बाद परमानेंटली विदड्रॉ कर दिया जाता है इथिकल कंसर्न के नाम पे कि गलत तरीके से किया जा रहा है। फंडिंग बैन, जैसे मेजर ग्रांट जो है गिविंग बॉडीज मे बैन द ऑथर्स फ्रॉम रिसीविंग फंडिंग फॉर सेवरल ईयर्स। बहुत साल तक जो है आपको फंडिंग दिया ही नहीं जाएगा। आप अगर आप साइंटिस्ट हो, कोई प्रोजेक्ट लाना चाहते हो तो। अब देखो, इंस्टीट्यूशनल डिसिप्लिन फॉर एडुकेटर्स एंड रिसर्चर्स दिस ऑफन लीड्स टू द लॉस ऑफ 10 ईयर डिमोशन और टर्मिनेशन, आपको देखना पड़ सकता है। अब देखो, हाउ टू गेट इट राइट, तो ऑथर प्लेगरिज्म को सही कैसे किया जाए, है ना। तो जैसे ये सॉफ्ट है कि अरे ये तो मेरा आर्टिकल है। इस्टेब्लिश ऑथरशिप अर्ली, कि आप जो है जब रिसर्च शुरू ही करते हो तो उसी समय बता दो कि मैं ऑथर रहूँगा क्योंकि मैं रिसर्च कर रहा हूँ, और आपका नाम जो है एक्नॉलेजमेंट में दिया जाएगा या इस तरह से, या फिर मैं हेल्प मांग रहा हूँ आपसे लेकिन ऑथरशिप में नाम नहीं दूंगा। तो ये सब आपको पहले ही फाइनल कर लेना चाहिए। यूज द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन, जैसा मैंने बताया कि आपके कोई बॉस हैं, आपको लैब प्रोवाइड किए हैं, फंडिंग प्रोवाइड किए हैं, तो उसका जो है एक्नॉलेजमेंट में आप नाम लिखेंगे, ऑथरशिप में नहीं लिखेंगे। बी ट्रांसपेरेंट, तो आपको ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा कि जो है ऑथर ए ने ये काम किया है, ऑथर बी ने ये काम किया है, ऑथर सी ने एनालिसिस किया है, ऑथर डी ने ये किया है। तो इस तरह से आप जो है काम के अनुसार जो है ऑथरशिप दे सकते हैं, तो वहाँ पे ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहती है। देखो, establish the authorship early. Before the writing even begins, have a meeting to decide who will be the author and what their specific role will be.
अब देखो, यूज द एक्नॉलेजमेंट सेक्शन, यूज दिस स्पेस फॉर पीपल हु हेल्प्ड विद डेटा कलेक्शन, जो हेल्प किया, ऑथर नहीं है जिन्होंने, लेकिन जिसने मदद किया डेटा कलेक्शन के साथ, प्रोवाइडेड लैब स्पेस, एडिटेड द ग्रामर, बट डिडेंट कंट्रीब्यूट टू द कोर इंटेलेक्चुअल सोल ऑफ द प्रोजेक्ट। तो वो जो है वो लोग एक्नॉलेजमेंट सेक्शन में जाएंगे। बी ट्रांसपेरेंट, मेनी जर्नल्स नाउ रिक्वायर अ कंट्रीब्यूटर स्टेटमेंट where each author must list exactly what they did. Example, author A designed the experiment, author B performed the analysis। समझ गया। अब देखो, कंप्लीट जो है प्लैगरिज्म, ये मैंने पहले भी बताया है कि जो है, जो डायरेक्ट प्लैगरिज्म जो होता है, जो आप कॉपी करके सीधे पेस्ट कर देते हैं, समझ गए, जिसमें आपका मतलब थोड़ा या पूरा पार्ट ऑफ वर्क जो है हू बहू चिपका दिया जाए, समझ गए। डायरेक्ट प्लैगरिज्म तो होता था कि पूरा का पूरा पेपर ही चिपका देता था, जितने पेजेज हैं सब कुछ। कंप्लीट प्लैगरिज्म में जो है उसका कुछ पार्ट भी चिपकाया जा सकता है, समझ गए। देखो, कंप्लीट प्लैगियरिज्म इज द मोस्ट एक्सट्रीम एंड एब्सोल्यूट फॉर्म ऑफ एकेडमिक और प्रोफेशनल डिसऑनेस्टी, while other types of plagiarism involve stealing part of the work, sentences, ideas or data. Complete plagiarism involves the entirety of the work, कि पूरा का पूरा काम ही चुरा लिया जाए। Essentially, it is the act of taking an entire manuscript, essay or research paper written by someone else and submitting it under your name। तो पूरा का पूरा जो है अपने किसी और का काम जो है कम्प्लीटली वो अपने नाम से पब्लिश करते हो। देखो, ये आपको जैसे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में भी देखोगे कितने बार, या फिर मतलब मैं यूनिवर्सिटी का किसी का नहीं नाम लेना चाहता, लेकिन बीएससी एमएससी सब जगह चलता है पीएचडी में, कि आप जो है ऐसे सर्विसेज दूसरे से लेते हैं कि जो है आपका पेपर भी कोई और लिख देता है, आपका जैसे डिजर्टेशन हो गया, थेसिस हो गया, ये सारा ऐसे लिखवाना है तो ये सारा आप किसी और से लिखवा सकते हो। तो किसी और का काम है लेकिन आपने अपने नाम पे पब्लिश कराया, समझ गए। देखो, द कोर कैरेक्टरिस्टिक्स इन कंप्लीट प्लैगरिज्म, द थीफ कंट्रीब्यूट जीरो ओरिजिनल एफर्ट ऑफ द कंटेंट, total appropriation, the title, structure, argument and conclusions are all stolen as a single unit, कि पूरा का पूरा जो है वो सिंगल यूनिट टाइप ही स्टील किया गया। तो कंप्लीट प्लैगरिज्म और डायरेक्ट प्लैगरिज्म ऑलमोस्ट एक ही है, सिनोनिमस है, ये याद कर लो आप। अब देखो, जीरो ओरिजिनल इनपुट, देयर इज नो अटेम्प्ट टू इवन डिस्गाइज द थेफ्ट थ्रू पैराफ्रेजिंग और मोजाइक टेक्निक। पैराफ्रेजिंग और कोई और टेक्निक से करने का कोशिश भी नहीं किया गया। ये देखो बेसिकली होता है ना, ये पहले सबसे ज़्यादा होता था जब जो आपके साइंटिस्ट रिसर्चर्स, जैसे इंडिया में भी देखोगे कोई और लैंग्वेज का, जैसे जर्मन का कोई पेपर देखते थे, फिर ऐसे जो है मान लो कि अफ्रीका में भी कोई पेपर पब्लिश हुआ जो वहाँ के लैंग्वेज में हो, या फिर अगर जापान का कोई पेपर है तो ये सोचते हैं कि यार उतना नीश का कोई चेक नहीं करेगा और जापानीज लैंग्वेज का था, चलो अपने लैंग्वेज में जो है हम पब्लिश कर लेते हैं। तो इस टाइप से आपको देखने को मिलेगा। तो उनका जीरो ओरिजिनल इनपुट होता है अपना। अब देखो, प्री मेडिटेटेड डिसेप्शन, अनलाइक एक्सीडेंटल प्लैगरिज्म, कंप्लीट प्लैगरिज्म इज ऑलवेज अ डेलिबरेट कॉन्शियस चॉइस टू कमिट फ्रॉड। तो ये आपसे कभी भी गलती से तो नहीं हो सकता है, अगर आपने किया है तो आप जानबूझ के ही किए होंगे। अब देखो, कॉमन सिनेरियोज ये कहाँ कहाँ आपको देखने को मिलेगा। जो देखो, पेपर मिल्स या घोस्ट राइटिंग जो मैं बता रहा था अभी, कि आप जो है जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में या बीएससी एमएससी सब जगह पेपर, थेसिस, प्रोजेक्ट सब चीज़ लिखवा सकते हैं कुछ पैसे दे के, तो वो हो जाता है। तो इसको पेपर मिल्स या घोस्ट राइटिंग कहते हैं, समझ गया। देखो, अ स्टूडेंट और प्रोफेशनल पेज अ सर्विस, समझ लो, सर्विस टू राइट एन इंटायर कस्टम एसे और पेपर फॉर देम, समझ गए। इवन दो द पेपर माइट बी ओरिजिनल इन द सेंस दैट इट हैजंट बीन पब्लिश्ड एल्सवेयर, द ऑथरशिप इज अ लाई, समझ गए। कि आप किसी से खरीद के जो है प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पेपर लिख रहे हैं, असाइनमेंट लिख रहे हैं, तो ये सब जो है आपका घोस्ट राइटिंग में आता है। अब देखो, द inherited assignment, a student takes a full paper written by a friend, sibling or peer from a previous year and submits it as their own work for the same course, समझ गए। तो ये बहुत बार होता है कि जो है पहले का किसी और का सीनियर वगैरह का आपके यहाँ लिखा हुआ है और उसी प्रोजेक्ट को या फिर असाइनमेंट को जो है आप अपने नाम से सेम टू सेम छाप के पब्लिश कर देते हैं या सबमिट कर देते हैं। द जर्नल लिफ्ट, देखो, इन द प्रोफेशनल और रिसर्च वर्ल्ड एन इंडिविजुअल टेक्स एन ऑब्सक्योर आर्टिकल फ्रॉम एन ओल्ड और फॉरेन लैंग्वेज जर्नल, ट्रांसलेट्स इट्स, जैसे मैं बताया था कि जापानीज जर्नल से अगर आप
छाप कर रहे हो ट्रांसलेट करके, तो वो हो जाता है। फ्रॉम एन ओल्ड और फॉरेन लैंग्वेज जर्नल, translates it if necessary and republishes the entire thing as new discovery under their name, अपने नाम के अनुसार छाप लेते हैं। तो देखो कंप्लीट प्लेगरिज्म और डायरेक्ट प्लेगरिज्म में जो मैं बता रहा था डिफरेंस, देखो दोनों सिमिलर साउंड करते हैं, सिनोनिमस, लेकिन अंतर जो है वो मैं बताता हूँ। देखो फीचर जो हो गया, स्कोप देखो, डायरेक्ट प्लेगरिज्म जो हुआ अभी जो हम पढ़ रहे थे वो कंप्लीट प्लेगरिज्म था कि इंटायर डॉक्यूमेंट जो था स्टार्ट से फिनिश तक पूरा का पूरा कॉपीड था। तो डायरेक्ट प्लेगरिज्म में क्या था, तो वो डायरेक्ट प्लेगरिज्म में स्पेसिफिक पैराग्राफ, सेक्शन या कोट को ही जो है डायरेक्टली उठा के लाया गया, समझ रहे हो ना, इसलिए डायरेक्ट प्लेगरिज्म नाम है कि डायरेक्टली जो है कहीं से उठा के आप अपने में छाप लिए। वो एक कोट हो सकता है, पैराग्राफ हो सकता है, या कोई एक सेक्शन हो सकता है। कंप्लीट प्लेगरिज्म में क्या हो गया कि इंटायर डॉक्यूमेंट ही आप छाप दिए, कुछ भी चेंज नहीं किए। कंटेक्स्ट देखो, ऑफन मिक्स विथ सम ओरिजिनल राइटिंग, समझ गए, तो ओरिजिनल राइटिंग आपने लिखा और उसमें जो है कहीं से लाके छाप दिया। कंप्लीट प्लेगरिज्म में जो है ओरिजिनल कुछ है ही नहीं, वो सारा का सारा ही छाप दिया आप। डिटेक्शन कैसे होता है, फ्लैग डेथ मैचेज बाई सॉफ्टवेयर, तो ये इसमें जो होगा इसमें तो 100% डिटेक्ट होगा, फ्लैग डेथ 100% मैच और प्रीवियसली सबमिटेड के नाम से आ जाएगा आपको सॉफ्टवेयर में। डिफेंस इसका क्या है, कम्स कैन समटाइम्स बी आर्गूड एज केयरलेसनेस, कुछ बार डायरेक्ट प्लेगरिज्म में कहा जा सकता है कि अरे यार मैंने गलती से एक सेक्शन छाप दिया उसको अपना समझ के कि ये जो मैं कहीं लिख रखा था, लेकिन इसमें तो आप कोई डिफेंस ही नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये टोटल का टोटल फ्रॉड होगा, क्योंकि फ्रॉम स्टार्ट टू एंड आपने सब कुछ छाप दिया है सेम टू सेम। अब देखो द सेवेरिटी ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज, इसमें क्या होगा, तो इसमें भी एकेडमिक में देखो तो इसमें क्या होगा कि आप पूरा का पूरा छाप दिए हो तो आपको F ग्रेड मिल दिया, जब मिल जाएगा पूरे डिग्री के लिए, इस तरह से किया जा सकता है। लीगल में देखो तो जैसे प्रोफेशनल पब्लिशिंग में जो है आपको लॉ सूट या कॉपीराइट मतलब इन्फ्रिंजमेंट जो होता है उसका भुगतना पड़ सकता है, आप जेल भी जा सकते हो। देखो इन प्रोफेशनल पब्लिकेशन दिस कैन लीड टू मैसिव लॉ सूट्स फॉर कॉपीराइट्स इन्फ्रिंजमेंट एज द ओरिजिनल ऑथर और पब्लिशर ओन्स द राइट टू द एंटायर वर्क, समझ गया। अब प्रोफेशनल लाइफ में देखो क्या प्रॉब्लम होगा आपको, इमीडिएट टर्मिनेशन, आपको हटा दिया जाएगा ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द परमानेंट ब्लैक लिस्टिंग इन द एकेडमिक और साइंटिफिक कम्युनिटी, तो आपको एकेडमिक या साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो हमेशा के लिए ब्लॉक कर देगी कि इसका हमें कोई पेपर नहीं पढ़ना है, क्योंकि ये पूरा का पूरा हमारा चुरा के ऐसे छाप रहा है अपने नाम से। अब देखो ये वाई इज इट सो ईजी टू कैच, क्योंकि देखो एक तरह से अब तो क्या होता है कि ग्लोबल डेटाबेसेज है, जैसे एक मैंने बताया था टर्न इट इन, है ना, टर्न इट इन, तो ये जो सॉफ्टवेयर है उसमें पूरा ये मतलब क्या करता है कि सारे डेटाबेस से कनेक्टेड रहता है और उसके बाद जो है मैच करके आपको बता देता है। तो वही सर्विसेज लाइक टर्न इट इन एंड क्रॉस रेफ मेंटेन बिलियंस ऑफ पेजेज ऑफ आर्काइव्ड स्टूडेंट पेपर्स एंड जर्नल आर्टिकल, जिससे आप नहीं कर सकते हैं। स्टाइल एनालिसिस में देखो प्रोफेसर्स एंड एडिटर्स ऑफन नोटिस stylistic shift, समझ गए। इफ a students who usually struggles with grammar suddenly turns into a masterpiece of professional prose, it triggers an immediate investigation। तो कोई स्टूडेंट जो है नया नया आया है या 2-3 साल हुआ है, वो बहुत ज़्यादा ग्रामर के मिस्टेक्स करता है और एक देख रहे हो आप कि वो तो पूरा परफेक्ट इंग्लिश में बहुत अच्छा से लिखा हुआ है, तो इससे जो है शक अपने आप पे चला जाएगा। फिर मेटा डेटा देखो तो इलेक्ट्रॉनिक फाइल्स ऑफन कंटेन मेटा डेटा द डिजिटल फिंगरप्रिंट हु एक्चुअली क्रिएटेड द डॉक्यूमेंट एंड व्हेन विच कैन इजीली प्रूव द फाइल वाज एंड क्रिएटेड बाय द पर्सन सबमिटेड इट। देखो मेटा डेटा किसको कहते हैं, तो बहुत बार देखो कोई जैसे बुक होगा, अब आप खुद देखोगे कि कोई आपका फाइल है, अब उस फाइल में आप देखोगे कि अगर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाओ तो उसमें इस टाइप का आ जाता है ना कि डेट क्रिएटेड की, ये फाइल कब क्रिएट किया गया, कितने बार मॉडिफाई किया गया, लास्ट मॉडिफाई कब किया गया, ऑथरशिप, तो इस टाइप के कितने जो डेटा होते हैं जो आपको दिखेगा भी नहीं, वो तो प्रॉपर्टीज़ में जितना डेटा दिखाना चाह रहा है उतना ही तो दिखेगा। अब कितना सारा डेटा दिखता भी नहीं है, जिससे जो है वो ट्रैक हो जाता है कि ये ओरिजिनल में जो है ये किसका रिसर्च था, किसने क्रिएट किया था, समझ गया। अब देखो इंक्रीमेंटल प्लेगरिज्म, इंक्रीमेंटल प्लेगरिज्म क्या है, तो ये जो है देखो
इंक्रीमेंटल प्लैगरिज्म अकर्स व्हेन द मेजॉरिटी ऑफ अ वर्क इज ओरिजिनल, समझ गए, बट द ऑथर ड्रॉप्स इन स्पेसिफिक कोट्स पैसेजेज और यूनिक आइडियाज फ्रॉम अदर सोर्सेज विदाउट प्रोवाइडिंग क्रेडिट। देखो इसमें क्या हुआ कि आपका बहुत अच्छा पेपर लिखा गया है, आपका जैसे मान लो 90% आपका अपना काम है, लेकिन होता है ना कि पेपर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाने के लिए जो है कि ये ज़्यादा इम्पैक्ट फैक्टर हो और ज़्यादा बेटर जब पढ़ा जाए, तो इसके कारण कितने बार करते हैं कि लोग कोट्स वगैरह इधर उधर से ऐड कर देते हैं और उसके क्रेडिट नहीं देते हैं, समझ गए। तो ये इंक्रीमेंटल दिख रहा है ना कि आपने 90% खुद काम किया है, लेकिन 100% परफेक्ट बनाने के लिए उस पर आपने जो है 10% इधर उधर से कुछ छाप दिया है, तो वो आपका इंक्रीमेंटल प्लैगरिज्म में आ जाएगा। तो ये आपको नाम से ही आपको कंफर्म हो रहा होगा इसका मीनिंग। देखो इट इज़ कॉल्ड इंक्रीमेंटल बिकॉज द प्लैगरिज्म हैपन्स इन स्मॉल पीसेज और इंक्रीमेंट थ्रू एन अदरवाइज ऑनेस्ट पीस ऑफ वर्क। तो वो ऑनेस्ट पीस ऑफ वर्क था, लेकिन थोड़ा थोड़ा जो है इंक्रीज करने के फेरे में जो है वो प्लैगरिज्म में आ जाएगा। देखो एनाटोमी ऑफ इंक्रीमेंटल प्लैगरिज्म देखते हैं। देखो अनलाइक कंप्लीट प्लैगरिज्म जिसमें पूरा का पूरा छापा हो, या फिर मोजाइक प्लैगरिज्म जिसमें जो है अलग अलग सोर्सेज से पूरा लेके एक जगह कॉपी कर दिया हो, इंक्रीमेंटल प्लैगरिज्म इज मोस्टली योर ओन राइटिंग। ये लगभग आपका सेम ही राइटिंग होता है, आप ही का किया धरा होता है कि 90%, क्योंकि काम तो आप ही ने किया है ना। देखो यू राइट 90% ऑफ द पेपर और स्पीच योर सेल्फ, आपने पूरा 90% खुद ही काम किया है उसमें। यू फाइंड अ परफेक्ट कोट और स्पेसिफिक सेट ऑफ डेटा डेट सपोर्ट्स योर पॉइंट। आप एक देखते हो कि यार ये अगर डेटा मेरे में ऐड हो जाए ना, तो लगेगा कि मैंने ये भी काम किया है और वो परफेक्ट हो जाएगा कि मेरा पेपर तो भाई साहब सबसे टॉप पे चलेगा इस क्षेत्र में। तो इस टाइप से किए हो तो परफेक्ट कोट या कोई आपको डेटा मिल जाता है, उसको आप चुपके से ऐड कर देते हो अपने में कि क्या ही पता चलेगा। यू इंक्लूड दैट कोट और डेटा वर्बेटिम इन योर वर्क। वर्बेटिम क्या हुआ कि सेम टू सेम आपने जो है अपने में डाल दिया। यू ओमिट द साइटेशन और कोटेशन मार्क्स फॉर दैट स्पेसिफिक पार्ट। तो आप जो है ना उसका साइटेशन देते हो कि किसने कि मतलब किसका ये है, ना ही आप जो है उस पर कोई जैसे मैं कोटेशन मार्क्स जो है आपका इस टाइप का दोनों तरफ से देते हो, समझ गए। ये आपका इंक्रीमेंटल प्लैगरिज्म में आ गया। कॉमन सिनेरियोज देखो आपको कहाँ कहाँ मिलेगा इंक्रीमेंटल प्लैगरिज्म। देखो तो ये बेसिकली आपको पब्लिक स्पीकिंग और जर्नलिज्म में मिलता है, समझ गए। द ग्रेट कोट थेफ्ट कि आपने है कोई जैसे फेमस किसी का स्पीच हो उसमें से जो है कोई कोट निकाल लिए। डेटा ड्रॉप आपने जो है अपने आप को प्रूव करने के लिए जो है कि आपका रिसर्च सही है, कहीं से और से डेटा लाके ड्रॉप कर दिए। या अनक्रेडिटेड मतलब एनेक्डोट कि आप जो है कोई क्रेडिट नहीं दिया है आपने और कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल डाल दिए अपने एक्सपीरियंस से कि ऐसा होता है, समझ गए। देखो इंक्रीमेंटल प्लैगरिज्म इज पार्टिकुलरली कॉमन इन पब्लिक स्पीकिंग और जर्नलिज्म, बट इट ऑल्सो अ फ्रीक्वेंट इशू इन एकेडमिक एसेज, समझ गए। देखो द ग्रेट कोट थेफ्ट, a speaker uses a famous or poignant sentence from another person's speech to end their own presentation, समझ गए। स्पीच के बाद जो है कुछ ऐसा देखते नहीं हो कि जो कह देता है स्पीच के लास्ट में कि जो है महात्मा गांधी ने भी ऐसे कहा है कि जैसे कुछ भी कि जो है मतलब गाँव में ही मेन भारत देखने को मिलता है, तो इस टाइप से तो महात्मा गांधी ने कहा है ये चीज़ आप जैसे एक तरह से नहीं बताएं, और स्पीच का एंडिंग जो है इसी टाइप के गांधी जी के 3-4 जो है जैसे कोट से करती हैं बिना उनका नाम लिए, तो वो हो जाएगा। फिर समझ गए, तो वही है प्रेजेंट मेकिंग इट साउंड लाइक दे केम अप विद द लाइन देमसेल्फ। द डेटा ड्रॉप अ राइटर इंक्लूड्स ए स्पेसिफिक स्टैटिस्टिक और नीश रिसर्च फाइंडिंग विद इन देयर ओन पैराग्राफ बट फेल्स टू एट्रीब्यूट वेयर द डेटा केम फ्रॉम। ओके अनक्रेडिटेड एंड मतलब एनेक्डोट देखो शेयरिंग ए स्टोरी और ए स्पेसिफिक एग्जाम्पल फाउंड इन अ बुक एज इफ इट वेयर अ पर्सनल एक्सपीरियंस और जनरल ऑब्जर्वेशन। आप कितने को देखोगे कि कोई आदमी जो है जैसे पढ़ा है किसी बुक में कोई सिनेरियो, कोई जैसे ऑथर बोले रहता है कि मैं जैसे गरीब था, मैं मतलब ऐसे ऐसे मैंने कोशिश की, जैसे बचपन में मैं जब जैसे प्लेन जो है उड़ते देखता था तभी से मैं जैसे सोचा था कि ऐसे ऐसे करूँगा, मैं जैसे प्लेन का इंजीनियर बनूँगा, एरोस्पेस का इंजीनियर बनूँगा, इस टाइप से। लेकिन वो जो है
उसका नाम नहीं, जैसे मतलब ऑथर का रखता है कि ये किसी और का एक्सपीरियंस था, लेकिन आप जो है उस एक्सपीरियंस को, अपने एक्सपीरियंस को बता देते हैं स्पीच या आर्टिकल वगैरह में, तो ये भी आपका वही प्लेगरिज्म हुआ, इंक्रीमेंटल प्लेगरिज्म में आएगा। अब देखो व्हाई इट हैपेंस, क्यों होता है ऐसा। तो देखो ये लेजीनेस या ओवर रिलायंस ऑन मेमोरी, कि आप जो है कभी कभी जो है मतलब दूसरे सिचुएशन को अपना सिचुएशन ही समझ लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ होगा, है ना। अब देखो देखो इंक्रीमेंटल प्लेगरिज्म इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ लेजीनेस और ओवर रिलायंस ऑन मेमोरी, कि आप जो है मेमोरी पे ओवर रिलायंट है। अ राइटर माइट थिंक इट जस्ट वन सेंटेंस, इट डजंट रियली मैटर, or they might have copied a quote into their notes and forgotten that it wasn't their own thought by the time they reached the final draft। समझ गए। अब देखो कॉन्सिक्वेंसेज क्या होता है, तो इसमें थोड़ा सा भी अगर आपका 10% भी आप प्लेगरिज्म की हैं तो आपका वर्क तो पूरा का पूरा प्लेगराइज्ड हो गया, क्योंकि आप जो है जबकि 90% प्लस आपने खुद काम किया है उसमें। लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी, आपका क्रेडिबिलिटी का खतरा पड़ेगा कि ये जो है क्रेडिबल आदमी नहीं है, समझ गए। एकेडमिक पेनाल्टीज लग सकता है। मोस्ट यूनिवर्सिटी पॉलिसीज डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टीलिंग अ लिटिल एंड स्टीलिंग अ लॉट, समझ गया, कि आप थोड़ा चुराओ या ज़्यादा चुराओ, चोरी तो चोरी होता है, समझ गया। अनसाइटेड मटेरियल इज अ वायलेशन ऑफ इंटीग्रिटी रिगार्डलेस ऑफ इट्स लेंथ, तो आप थोड़ा चुरा के करो या ज़्यादा चुरा के करो, आपको जो है उसमें वायलेशन ही माना जाएगा उसको। अब देखिए इंक्रीमेंटल वर्ड से अदर टाइप्स, देखो इंक्रीमेंटल, मोजाइक और कंप्लीट में देखते हैं। तो कंप्लीट प्लेगरिज्म कितना होता था, 100% होता था, टोटल फ्रॉड है, अब अपना इनपुट कुछ नहीं है। मोजाइक में क्या होता था कि लार्ज पोर्शन जो होता था 30-60% ये चुराया होता था और उसी को जो है अलग अलग फॉर्मेट में जो है लिख दिया जाता था। पैच वर्क है, हार्ड टू फाइंड होता है, ऑथर वॉइस इसमें नहीं पता चलेगा कि मतलब रियल में ऑथर क्या चाहता है, क्योंकि वो अलग अलग के आइडियाज़ को एक साथ लिखा है। इंक्रीमेंटल में जो मैं बता रहा था मतलब स्मॉल स्निपेट्स 1 to 5% ही प्लेगरिज्म होता है। मोस्टली ओरिजिनल होता है ये, द स्टोलन बिट्स आर स्प्रिंकल्ड इन, कि थोड़ा 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 कहीं पे उस टाइप का आपको चोरी मिल जाएगा। अब देखो हाउ टू अवॉइड इट, तो यूज कोटेशन मार्क्स, जैसा मैंने बताया है कि कहीं किसी और का हो तो कोटेशन मार्क हो, और साइटेशन यूज कीजिए। एट्रीब्यूट द सोर्स, आपको सोर्स बताना पड़ेगा साइटेशन के साथ ही। कीप क्लीन नोट्स, अगर आप जो है इसलिए भी होता है क्योंकि आप दूसरे को काम का नोट्स बनाते हैं तो उसका वहाँ पे नाम नहीं लिखते हैं और उसको जो है अपना नोट्स समझ लेते हैं या फिर अपना ही दिमाग का काम समझ लेते हैं, समझ गए। अब देखो अब आता है ट्रांसलेशन प्लेगरिज्म, कि आपका ट्रांसलेशन प्लेगरिज्म क्या हुआ। तो ये बेसिकली वही है कि जैसा मैं बता रहा था कि किसी और देश का जो काम है, मान लो जर्मनी के किसी ऑथर का लिखा हुआ है, बहुत पहले का भी है, 1960 का है, तो 1960 का आपको किसी आर्काइव वगैरह का या फिर कोई वहाँ से भेज दिया हो यूनिवर्सिटी से, जर्मन लैंग्वेज में लिखा हुआ, और आप गूगल ट्रांसलेट करके उसको जो है इंग्लिश में थोड़ा बहुत इंक्रीज करके जो है, और जैसे बेटर फॉर्मेट उसका ठीक करके आप अपने नाम से पब्लिश करा लेते हो, वो किसी भी फील्ड का हो सकता है, समझ गया। तो वो सब आपका ट्रांसलेशन प्लेगरिज्म में आता है। देखो ट्रांसलेशन प्लेगरिज्म occurs when a writer takes a text written in one language, किसी और लैंग्वेज में, translates into another and submits it at their own original work without citing the original source। तो ओरिजिनल सोर्स को बिना बताए हुए जो है अपने नाम से पब्लिश करा लेते हैं। इट इज ऑफन ड्राइवन बाय द इल्यूजन ऑफ सिक्योरिटी, द मिस्टेकन बिलीव दैट ट्रांसलेटिंग अ टेक्स्ट इनटू अ डिफरेंट लैंग्वेज मेक्स इट इनविजिबल टू प्लेगरिज्म डिटेक्टिंग सॉफ्टवेयर। तो उनको ऐसा लगता है कि क्या ही पता चलेगा, सो वो तो जर्मन में लिखा हुआ था, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो जो प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर जो है वो इंग्लिश वाले को इंग्लिश के साथ मैच करेगा, जर्मन वाले को जर्मन के साथ मैच करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। और ये भी आप जान लो, आपको अगर ऐसे टूल्स अभी जैसे नहीं हैं मार्केट में जो कि इस सब चीज़ को डिटेक्ट करें, या फिर कुछ आप छुपा ले रहे हैं कि जो है चलो कोई दिक्कत नहीं है, पीएचडी में मैं जमा कर दे रहा हूँ, अभी नहीं कुछ भी आ रहा है, तो वो फ्यूचर में भी नहीं आएगा। अगर वो फ्यूचर में भी आपका
उस पे प्लेगरिज्म आ जाता है, फ्यूचर में किसी कारण से कोई ऐसा टूल्स डेवलप हो जाता है जो आपका मैच बता देता है कि ये वहाँ से छापा हुआ है, तो आपका डिग्री तक कैंसिल हो सकता है, आपको जॉब छोड़नी पड़ सकती है। इसलिए ये जो है बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। देखो हाउ इट वर्क्स, तो देखो जैसे सेम ट्रांसलेशन कितने लैंग्वेज में नमस्ते या हेलो कोई कहा जा रहा है, तो ये सुनने में अलग अलग लगेगा, लेकिन जो है प्लेगरिज्म डिटेक्शन सॉफ्टवेयर वगैरह से पता चल जाता है। देखो ट्रांसलेशन प्लेगरिज्म जनरली फॉल्स इनटू 2 कैटेगरीज में आता है। एक मशीन ट्रांसलेशन प्लेगरिज्म की, जैसे गूगल ट्रांसलेट हो गया या फिर अलग अलग ट्रांसलेटिंग टूल्स है, अब तो जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स है जिससे भी आप ट्रांसलेट करा सकते हो, तो मशीन ट्रांसलेशन उसको कहते हैं, तो उससे किया गया हो। देखो यूजिंग टूल्स लाइक गूगल ट्रांसलेट और डीपेल टू क्विकली फ्लिप अ फॉरेन आर्टिकल इनटू योर नेटिव लैंग्वेज, परहैप्स मेकिंग माइनर ग्रामेटिकल ट्वीक्स टू मेक इट साउंड नेचुरल एंड देन प्रेजेंटिंग इट एज योर ओन। समझ गए, चेंज करके। अब मैनुअल ट्रांसलेशन प्लेगरिज्म की जो है, अब बाईलिंगुअल जैसे राइटर या रीडर है तो वो क्या करेगा, उसको मान लो फ्रेंच भी आती है और इंग्लिश भी आती है, कोई ऐसा है जिसको जापानीज भी आती है और इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है, तो वो जो है एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में खुद ट्रांसलेट करता है, बट द सोल जो कहा जाता है किसी भी पेपर का वो तो सेम ही रहता है ना, ऑथरशिप वो आप चाह के भी नहीं चेंज कर पाओगे। देखो a bilingual writer reads a source in language A and carefully translates the ideas and structures into language B, even though the vocabulary is entirely new, the intellectual framework is stolen। समझ गए। अब द लैंग्वेज रैपर मिथ, तो ये हमें जो देखो, एक हुआ जो ओरिजिनल वर्क हुआ किसी चीज़ का, और उस पर आप थोड़ा सा अलग, थोड़ा ऊपर काम कर देते हो और उसके बाद जो है अपने नाम से कर लेते हो दूसरे लैंग्वेज का पेपर को लेके, तो ये जो आता है लैंग्वेज रैपर मिथ में होता है ये, कि जो है लैंग्वेज का ऊपर से रैप कर देंगे दूसरे लैंग्वेज में तो क्या ही पता चलेगा। लेकिन जो मैंने एक बताया था ना स्केलेटन एंड स्किन का जो एग्जांपल बताया था पहले के लेक्चर में इससे, तो वो क्या बताया था कि भाई स्केलेटन तो सेम ही रहेगा ना, आपने जो काम किया, लैंग्वेज तो एक कम्युनिकेशन के लिए यूज हो रहा है, लेकिन जो रिसर्च हुआ है वो तो सेम ही रहेगा। समझ गया। देखो मेनी पीपल मिस्टेकनली think that if the words are different, the work is original. However, in the world of academic integrity and intellectual property right, the content is the core. जो कंटेंट है वही मेन चीज़ है। द लैंग्वेज इज जस्ट अ रैपर, द एक्चुअल वैल्यू लाइज इन द डेटा, द आर्गूमेंट, द रिसर्च एंड द क्रिएटिव स्ट्रक्चर। समझ गया। अब डेरिवेटिव वर्क, लीगली एंड एथिकली ट्रांसलेशन इज कंसिडर्ड अ डेरिवेटिव वर्क। यू कैन नॉट ओन द डेरिवेटिव इफ यू डू नॉट एक्नॉलेज और हैव परमिशन फ्रॉम द ओनर ऑफ द ओरिजिनल। समझ गए। जब तक आपको जो ओरिजिनल ऑथर है, राइटर है, उसका आपको परमिशन नहीं है तो आप जो है उसके कंटेंट के ओनर नहीं है, आपको हमेशा परमिशन जो है लेनी पड़ेगी जो उसका ओरिजिनल ओनर है उससे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो। अब देखो वाई इट इज़ नो लॉन्गर इनविजिबल। देखो पहले होता था कि पुराने टाइम में जब ऐसे टूल्स नहीं थे तो आदमी जो है आराम से इधर से उधर छाप के और कैसे भी जो है जैसे सबमिट कर देता था। लेकिन आजकल के टाइम में जब इतना डेटाबेसेस कनेक्टेड है, इतने सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के टूल्स आ चुके हैं और इतना सर्च जो है वो इजी हो चुका है और इतना डीप सर्च इजी हो चुका है, ये भी आपको कहना पड़ेगा, और तुरंत हो चुका है। तो इस टाइम में जो है ये सब पॉसिबिलिटी धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है इस टाइप के प्लेगरिज्म की। देखो वाइल इट वाज वंस डिफिकल्ट टू कैच, ट्रांसलेशन प्लेगरिज्म इज नाउ इजीली डिटेक्टेबल ड्यू टू टू मेजर डेवलपमेंट। एक देखो क्रॉस लिंगुअल डिटेक्शन टूल्स हो गया, मॉडर्न सॉफ्टवेयर लाइक Turn18 ट्रांसलेटेड मैचिंग, देखो कैन एनालाइज द लॉजिक एंड स्ट्रक्चर ऑफ अ पेपर अक्रॉस डजन्स ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज साइमल्टेनियसली। सब लैंग्वेज में आपको एक साथ वो खोज देता है। समझ गए। अब बैक ट्रांसलेशन टेस्टिंग, इफ एन इंस्ट्रक्टर suspects the paper is translated, they can run it through the translator back into its suspected original language. If the phrasing matches a known source perfectly, the plagiarism is proven। समझ गए। तो उसके बाद जो है बैक ट्रांसलेशन भी किया जा सकता है, क्योंकि बहुत जो है ना आपका ट्रांसलेशन को एआई पकड़ लेता है कि ये जो है इस लैंग्वेज से इस लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया है, क्योंकि बहुत लैंग्वेज में जो है कुछ वर्ड्स जो है ना वो मिलते ही नहीं है इस टाइप से।
अब देखो ट्रांसलेशन प्लैगरिज्म का, देखो मैंने एक एग्जांपल डाल दिया। ओरिजिनल में जो है इस टाइप का अगर फ्रेंच में लिखा गया, लार्ज स्टेशन दे बिब्लियोथिस और कुछ लिखा हुआ होगा मतलब फ्रेंच में। अब इसके जो है देखो जब प्लैगराइज वर्जन इंग्लिश में लिख दिया गया, द मैनेजमेंट ऑफ लाइब्रेरीज इन द 20th सेंचुरी रिक्वायर्स अ डिजिटल अप्रोच। अब देखो वायलेशन क्या हुआ, तो राइटर टू द स्पेसिफिक आर्गूमेंट एंड वर्डिंग्स एंड जस्ट चेंज द लैंग्वेज विदाउट क्रेडिट। समझ गए, तो ये आपका ट्रांसलेशन प्लैगरिज्म में आ जाएगा। तो इसको कैसे हैंडल करना है, तो ओरिजिनल जो ऑथर है वो किसी भी लैंग्वेज का हो, उसको आपको जो आइडिया जो है वो ओरिजिनल ऑथर का तो है, तो आपको उसका नाम साइट करना होगा। समझ गए, इवन इफ यू ट्रांसलेटेड इट योर सेल्फ द आइडिया बिलोंग्स टू द ओरिजिनल राइटर। एक्नॉलेज द ट्रांसलेशन, बी ट्रांसपेरेंट, यूज अ साइटेशन लाइक स्मिथ 2024 माई ट्रांसलेशन, अपना ट्रांसलेशन, और स्मिथ 2024 ट्रांस और जोन्स की उसके द्वारा ट्रांसलेट किया गया। समझ गए। यूज कोटेशन मार्क्स फॉर डायरेक्ट ट्रांसलेशन, आप जो है कितने बार आप खुद भी देखे होंगे कि किसी और लैंग्वेज का है तो उसको कोटेशन मार्क के अंदर लिख दिया जाता है और उसको डायरेक्ट ट्रांसलेट करके भी लिख सकते हो। देखो, इफ़ यू आर ट्रांसलेटिंग ए स्पेसिफिक पैसेज वर्ड फॉर वर्ड, ट्रीट इट लाइक अ डायरेक्ट कोट इन योर ओन लैंग्वेज। समझ गए। अब देखो समरी ऑफ ऑल प्लैगरिज्म टाइप्स, इसके बाद भी हम एक डिस्कस करेंगे, लेकिन ये सब जो है टोटल आपका मेन प्लैगरिज्म था। डायरेक्ट में क्या होता था, वर्ड जैसे वर्ड फॉर वर्ड कॉपी हो जाता था, तो ये बहुत ईजिली पता चल जाता है। फिर देख रहे हो, तो वर्ड फॉर वर्ड डायरेक्ट में क्या था, इसमें एक पार्ट भी हो सकता है, पार्ट हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, कोट हो सकता है, पैरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। वैसे ही आपका कंप्लीट था, तो कंप्लीट प्लैगरिज्म में क्या होता था, टोटल होता था, इसमें टोटल का टोटल कॉपी हो जाता था। सेल्फ प्लैगरिज्म में क्या बताया मैंने, रीयूजिंग योर ओल्ड वर्क, तो ईजिली पता चल जाता है। मोजाइक प्लैगरिज्म में पैच वर्क और फ्रेज वर्क्स, समझ गया, तो ये मॉडरेट हुआ। पैराफ्रेजिंग में क्या करता था, तो स्टीलिंग आइडियाज़ विदाउट क्रेडिंग की जो है पैराफ्रेज में कि किसी और का दिया हुआ है उसके वर्ड्स को जो है वर्ड्स प्रीपोजिशंस ये सब को चेंज करके आप अपने लैंग्वेज में लिखते हो, तो ये मॉडरेट है। मतलब ये डिटेक्शन डिफ़िकल्टी है कि कितना मुश्किल से डिटेक्ट हो पाएगा। अब देखो एक्सीडेंटल केयरलेस साइटेशन हैबिट्स, सोर्स बेस्ड मैंने बता दिया, फैब्रिकेशन और मिस साइटिंग सोर्स। आइडिया प्लैगरिज्म, स्टीलिंग है यूनिक कंसेप्ट और थियरी। ऑथरशिप में क्या था, मिस रिप्रेजेंटिंग हु रोट इट। फिर कंप्लीट प्लैगरिज्म में स्टीलिंग द इंटायर डॉक्यूमेंट, इंक्रीमेंटल ड्रॉपिंग इन स्मॉल अनक्रेडिटेड बिट्स, मतलब क्रेडिट दिए बिना 5% 2% इस टाइप से थोड़ा बहुत इधर उधर लिख दिया जाता है। ट्रांसलेशन प्लैगरिज्म में फ्लिपिंग अ टेक्स्ट इनटू न्यू लैंग्वेज। समझ गए। अब देखो साइबर प्लैगरिज्म। अब देखो साइबर प्लैगरिज्म एक तरह से न्यू टर्म है, ये प्लैगरिज्म में पहले नहीं एग्जिस्ट करता था, लेकिन अब जो है आपको देखने को मिलेगा। क्यों, देखो पहले ना ही उतना इंटरनेट फास्ट था, है ना, इंटरनेट भी उतना नहीं था, ना ही जैसे पहुंचा हुआ था गांव गांव तक, शहर शहर तक, है ना, तो उतना जल्दी जो है कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डिसिमिनेट होता था। अब देखोगे कि कोई किसी का स्पीच हुआ, वो अपलोड हुआ इंटरनेट पे, और देखोगे कि उसका जो है सेम टू सेम जो है कोई और अगर आदमी ये कर दिया, या एआई की मदद से अब कितना ज़्यादा इमेजेस देख रहे होगे, टेक्स्ट देख रहे होगे, आप वीडियोस देख रहे होगे, समझ रहे हो। तो अब साइबर प्लैगरिज्म में कोई आदमी कोई जैसे मान लो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, ये सब जगह पे, या एक्स जिसको कहते हैं, तो उसने अगर कोई किसी ने कुछ लिखा, एक वैसी पे आर्टिकल लिखा या फिर पोस्ट लिखा, और उसको भी आप कॉपी करके आप जो है या थोड़ा ऐड करके उसमें मिर्च मसाला डाल के या फिर एआई से बेटर एडिटिंग करवा के या लैंग्वेज चेंज करवा के आप डाल रहे हो, तो ये सब साइबर प्लैगरिज्म में आएगा। समझ गया। तो ये सब जब अब जो है ना इंटरनेट के टाइम में जो इतने सारा सोशल मीडिया हो गया, इतने सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए, तो अब ये सब जो है साइबर वर्ल्ड में भी जो आपका कॉपी इधर से उधर हो रहा है वो सब साइबर प्लैगरिज्म में आ जाता है। आप खुद देखोगे यूट्यूब पे, अगर आप कोई देख लोगे, अगर आप गाना डाल देते हो किसी और का, तो वो जो है आपको कॉपीराइट वायलेशन आके आपका चैनल ही सस्पेंड हो जाता है कुछ टाइम में। समझ गए। तो वही देखो cyber plagiarism, also known as digital plagiarism or online plagiarism, is a modern evolution of intellectual theft that specifically target content found on the internet.
तो इंटरनेट पे जो कंटेंट मतलब मिल रहा है उसी को टारगेट करता है। इट इन्वॉल्व द अनऑथराइज यूज ऑफ डिजिटल मटेरियल्स इंक्लूडिंग आर्टिकल्स, ब्लॉग्स, पोस्ट, सोशल मीडिया कंटेंट एंड डेटा प्रेजेंटेड एज वंस ओन विदाउट प्रॉपर एट्रीब्यूशन, की अपना बना के जो है डेटा को प्रेजेंट करता है। वाइल द थेफ्ट इज द सेम एज द ट्रेडिशनल प्लेगरिज्म, द मीडियम एंड द ईज ऑफ एक्सेस मेड इज डिस्टिंक्ट कैटेगरी इन द डिजिटल एज। समझ गए? तो आप जो है इतने सारे पोस्ट, करोड़ों पोस्ट रोज डाले जा रहे हैं सोशल मीडिया पे, तो उतना जो है पुलिस पीछे पड़ के नहीं कुछ कर सकती है। समझ गए ना? अब देखो कोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइबर प्लेगरिज्म, देखो इसमें क्या क्या आ जाता है। देखो क्लिक एंड पेस्ट कल्चर, यही तो हो गया है, क्लिक करके और वहाँ पे पेस्ट कर दो कहीं से, कॉपी पेस्ट करके। तो ये देखो पहला आता है वेब स्क्रैपिंग या स्पिनिंग। समझ गए? देखो आर्टिकल स्पिनर, तो इसमें होता है कि आपको प्लेगरिज्म डिटेक्टर्स जो है उसको आप बेवकूफ़ बनाते हो। समझ गए? कि उसके वर्ड्स इधर उधर करके आप चेक करते हो कि क्या हो रहा है ना? तो ये सब बेसिकली देखो तो इधर उधर से कंटेंट जो है वेबसाइट से स्क्रैप करके, कुछ यहाँ से स्क्रैप कर लिए, कुछ वहाँ से स्क्रैप कर लिए, उसके बाद अपना लिख लिए, है ना? फिर एक देखो जैसे पब्लिक डोमेन जब मिसकंसेप्शन होता है कि कोई अगर मान लो इन्फॉर्मेशन जो है पब्लिक डोमेन में है, तो आप ऐसे अगर कहते हैं कि ये तो इन्फॉर्मेशन जो था मुझे सोशल मीडिया से मिला था, तो सोशल मीडिया पे तो पब्लिक डोमेन में इन्फॉर्मेशन था, तो वो तो मैं यूज कर ही सकता हूँ। समझ गए? अब देखो पेपर मिल्स एंड एसे बैंक्स, जो मैं बता रहा था कि जो है किसी और से जो है आप लिखवा लेते हो, है ना? जैसे आप देखोगे कि असाइनमेंट, इग्नू का असाइनमेंट हो गया या फिर कॉलेजेस का असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स वगैरह ऑनलाइन आजकल जैसे बिकता है वेबसाइट्स वगैरह पे। समझ गया? तो वो हो गया, तो वहाँ से आप लिखवा लेते हो। या सोशल मीडिया थेफ्ट, कि सोशल मीडिया अकाउंट पे किसी और के अकाउंट पे कोई मल्टीमीडिया मिलता है, उसको आप चुरा के जो है अपने अकाउंट से पोस्ट करते हो, या फिर आप फॉरवर्ड कर रहे हो अपने नाम से, तो ये सब जो है आपको सोशल या फिर साइबर प्लेगरिज्म में आ जाएगा। देखो वेब स्क्रैपिंग या स्पिनिंग देखते हैं। दिस इज अ मोर टेक्निकल फॉर्म ऑफ प्लेगरिज्म वेयर इंडिविजुअल्स यूज सॉफ्टवेयर टू स्क्रैप कंटेंट फ्रॉम अ वेबसाइट एंड देन यूज एन आर्टिकल स्पिनर। आर्टिकल स्पिनर क्या होता है? एआई या सॉफ्टवेयर टूल जो होता है स्वैप वर्ड्स विद सिनोनिम्स। जैसा मैं बता रहा था कि वो सेम जो आपके जो मीनिंग के वर्ड्स हुए उससे स्वैप कर दिया जाता है कि आपका जो है प्लेगरिज्म डिटेक्शन में वो ना आए। समझ गया? टू गोल टू बाई पास प्लेगरिज्म डिटेक्टर्स वाइल कीपिंग द एग्जैक्ट सेम स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ द ओरिजिनल आर्टिकल ऑनलाइन। तो ओरिजिनल आर्टिकल था, उसी को जो है आप ये सब सॉफ्टवेयर टूल्स वगैरह यूज करके ऐसा उसको इधर उधर कर देते हैं कि वो प्लेगरिज्म डिटेक्टर टूल्स में नहीं पकड़ा जाए। लेकिन देखो इसमें भी मैं बताऊंगा, तो अभी जो है वैसे प्लेगरिज्म डिटेक्शन टूल्स नहीं आए होंगे जो आपके इतना भी डीप मतलब चोरी को पकड़ सके, है ना? कि आपने ये चीज़ यूज किया है, लेकिन फ्यूचर में तो आ सकता है। तो आपने प्लेगरिज्म किया है अगर और फ्यूचर में भी पकड़ा जाते हो आप, तो आपके साथ आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। The public domain misconception, a very common justification for cyber plagiarism is the belief that if something is free to read on the internet, it is in the public domain। कि अगर कोई इंटरनेट पे ये तो मैंने फ्री ही कोई जैसे कहीं पे रीड किया था, तो ये तो ऑब्वियस ही बात है पब्लिक डोमेन में है, तो मैं यूज कर ही सकता हूँ उस फैक्ट को। रियलिटी क्या है? अवेलेबिलिटी डज नॉट इक्वल ओनरशिप। कोई चीज़ ऑनलाइन जो है आपको अवेलेबल मिल जाता है, जैसे मैंने मान लो कि यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं, अब यूट्यूब पे वीडियो डाले हैं तो आप उसको अवेलेबल फ्री में देख ले रहे हो, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं हुआ ना कि उस वीडियोज़ को आप जैसे डाउनलोड करके और किसी को बेच दो खुद पैसा लेके। समझ रहे हो? तो वहाँ पे प्लेगरिज्म और कॉपीराइट वायलेशन सब होगा। समझ गए? द अवेलेबिलिटी डज नॉट इक्वल ओनरशिप। जस्ट बिकॉज अ ब्लॉग पोस्ट इज फ्री टू रीड डज नॉट मीन यू हैव द राइट टू क्लेम क्रेडिट फॉर राइटिंग इट। समझ गए? अब पेपर मिल्स और ऐसे बैंक्स देखो, दीज आर वेबसाइट्स स्पेसिफिकली डिजाइन टू फैसिलिटेट साइबर प्लेगरिज्म। जो मैं बता रहा था कि कोई और से लिखवा के आप उसे पैसा दे सकते हो और वो आपको पेपर दे देता है। दे सेल प्री रिटेन एसेज, thesis and research papers to students. This is a form of complete plagiarism that is facilitated entirely through digital commerce।
अब देखो सोशल मीडिया थेफ्ट, दिस इन्वॉल्व्स टेकिंग यूनिक थ्रेड्स, कैप्शंस और वायरल पोस्ट फ्रॉम प्लेटफॉर्म्स लाइक एक्स हो गया, ट्विटर, लिंक्डइन, रेडिट एंड रीपोस्टिंग दैम एज ओरिजिनल थॉट्स टू गेन एंगेजमेंट और प्रोफेशनल क्लाउड। समझ गया साइबर प्लेगरिज्म को अच्छे से। अब देखो वाई साइबर प्लेगरिज्म इज सो प्रिवेलेंट, साइबर प्लेगरिज्म इतना ज़्यादा क्यों फैल रहा है आजकल। देखो क्योंकि ईज ऑफ एक्सेस, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सबके हाथ में इंटरनेट है, तो वो जो है आपको जो है और कुछ भी खोजना है आपको सर्च इंजन में तुरंत मिल जाता है ना इंटरनेट पे। अब तो लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स भी है, जैसे चैट जीपीटी, जेमिनाई हो गया, ग्रोक हो गया, क्लाउडी हो गया, इस टाइप का, फिर परप्लेक्सिटी हो गया, इंडिया का भी सर्वम है, कितने सारे आपके पास ऑप्शन है चीट करने का। तो और ईज ऑफ एक्सेस जो है मेन बेसिकली। अब देखो द डिजिटल इन्वायरमेंट प्रोवाइड सेवरल टेम्पटेशन दैट लीड टू दिस बिहेवियर। ईज ऑफ एक्सेस जो मैं बताया, इन्फॉर्मेशन दैट यूज टू रिक्वायर अ ट्रिप टू अ फिजिकल लाइब्रेरी इज नाउ अवेलेबल इन सेकेंड्स बाय अ सर्च इंजन। पहले जो इन्फॉर्मेशन के लिए आपको लाइब्रेरी में जाके इतना खोजना पड़ता था बुक पढ़ के, वो जो है आपको एक सर्च इंजन के मतलब सर्च इंजन के हेल्प से आपको तुरंत मिल जाता है। इल्यूजन ऑफ एनोनिमिटी देखो तो मेनी पीपल बिलीव डैट बिकॉज द इंटरनेट इज सो वास्ट नो वन विल नोटिस अ सिंगल स्टोलन पैराग्राफ और एन फ्रॉम एन ऑब्सक्योर वेबसाइट। तो आदमी को लगता है कि यार ये तो कहीं का यूरोपियन यूनियन या कहीं का वेबसाइट से मैंने उठाया है, सो बाकी लोगों को क्या ही पता चलेगा। लेकिन ये जो है आपका आज के टाइम में ऐसे ऐसे टूल्स आ गए हैं जो पता लगा दिया सकता है। इंफॉर्मेशन ओवरलोड देखो, with millions of articles published daily it can be difficult for human readers to track the original source of a specific idea। अब देखो इसी में जो है मिलियंस ऑफ आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं रोज़, तो इसमें से जो है अब ओरिजिनल ऑथर कौन है, किसका ये ओरिजिनल आइडिया था, ये तो आप सोशल मीडिया के टाइम में और इस डिजिटल टाइम में जो इन्फॉर्मेशन सोसाइटी चल रहा है इस टाइम में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रैक करना, है ना। तो इसके कारण भी आपका तो हो सकता है दिक्कत। अब देखो डिटेक्शन इन द डिजिटल एरा, देखो आयरनिकली द सेम टेक्नोलॉजी डेट मेक्स साइबर प्लेगरिज्म इजी ऑल्सो मेक्स इट ईजीएस्ट टाइप टू कैच। क्योंकि आप सर्च इंजन के भी माध्यम से अगर मान लो कोई आपका कोट है और उसको सर्च इंजन में डालोगे तो गूगल भी सर्च करके आपको बता देगा कि कौन से वेबसाइट पे ये अवेलेबल है। देखो सिंपल गूगल सर्च ऑफ अ यूनिक स्ट्रिंग ऑफ टेक्स्ट कैन ऑफन फाइंड द ओरिजिनल सोर्स इन मिली सेकेंड्स में आपको खोज के बता देगा। सिमिलैरिटी सॉफ्टवेयर आप यूज कर सकते हो जो आपको खोज के बता देगा। टूल्स लाइक टर्निटिन एंड कॉपी एस्केप क्राउल द इंटायर इंडेक्स्ड वेब टू फाइंड मैचेस। तो उन्होंने अगर इंटरनेट पे कुछ मिटा भी दिया गया है ना, फिर भी वो जो है कितने बार आर्काइव्स बना के रखते हैं स्टोलन का भी, सारे वेबसाइट के डेटा का, जिससे जो है वो आपको सर्च करके बता सकते हैं कि चुराया हुआ है कि नहीं। मेटा डेटा जो मैं बता रहा था थोड़ी देर पहले कि कब क्रिएट किया गया, कहाँ क्रिएट किया गया, प्लेस ऑफ ओरिजिन, इस टाइप के जो है डेटा के साथ अटैच कर दिया जाता है कुछ इन्फॉर्मेशन जो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन मेटा डेटा एक्सपर्ट जो है वो देख के बता देगा उसको सर्च करके। जैसे प्रॉपर्टीज में भी आप किसी के फाइल के जाओगे तो उसमें आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन टाइम तक पता चल जाता है कि कहाँ पे क्रिएट किया गया, कौन से जोन में क्रिएट किया गया, किस देश में क्रिएट किया गया। देखो डिजिटल फाइल्स, पीडीएफ, वर्क डॉक्यूमेंट्स एक्सेट्रा कंटेन हिडन डेटा अबाउट वेयर दे वेर क्रिएटेड बाय होम। अब देखो डिजिटल टाइम मतलब स्टाम्पिंग भी रहता है। एवरी ब्लॉग पोस्ट एंड आर्टिकल हैज अ पब्लिश डेट दैट प्रूव्स हु हैड द आइडिया फर्स्ट। समझ गया। अब देखो ट्रेडिशनल वर्सेस साइबर प्लेगरिज्म में क्या अंतर है। सोर्स देखो तो ट्रेडिशनल प्लेगरिज्म में हमेशा फिजिकल बुक्स हो गया, जर्नल्स हो गया या पीयर्स हो गया जो आसपास के आपके रिसर्चर्स हैं। साइबर प्लेगरिज्म में क्या होगा तो वेबसाइट्स होगा, पीडीएफ्स होगा, सोशल मीडिया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक्शन क्या होता है इसमें, जैसे मैनुअली रीटाइपिंग और समराइजिंग आप करते हो बुक से देख के। इसमें कॉपी पेस्ट हो गया, स्क्रैपिंग हो गया, स्पिनिंग हो गया, ये सब करते हो ना, वर्ड को इधर उधर करना। स्पीड देखो स्लो एंड लेबर इंटेंसिव, क्योंकि आपको खुद से पढ़ के छापते हैं पहले, इसमें आप सीधे कॉपी पेस्ट करते हो, इंस्टेंट होता है। डिटेक्शन डिपेंड्स ऑन द टीचर्स मेमोरी, कि टीचर को पता है कि नहीं पता है कि किसकी ये CMS से मेरे को पिछले साल कोई और लिख के दिया था, लेकिन इसमें ऑटोमेटेड और ग्लोबल होता है डिटेक्शन। आपको गूगल के थ्रू या फिर सॉफ्टवेयर टर्निटिन या फिर कोड इस टाइप से जो अलग अलग आते हैं वो सबसे आप कर सकते हो। अब देखो हाउ टू अवॉइड इट,
ऑलवेज लिंक बैक इफ़ यू आर राइटिंग फॉर द वेब प्रोवाइड अ हाइपर लिंक टू द ओरिजिनल सोर्स। अगर आप इंटरनेट पे कुछ लिख रहे हो इस टाइप से तो आप हाइपर लिंक में, जैसे आप भी देखे होंगे वेबसाइट पे जो है आप ब्लॉग लिख रहे हो या कुछ लिख रहे हो तो उसमें हाइपर लिंक का ऑप्शन होता है। इनफैक्ट आप जो है हाइपर लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं अपने जो है जैसे पीडीएफ में या फिर वर्ड फाइल में भी आप हाइपर लिंक का ऑप्शन आता है किसी भी वर्ड को सेलेक्ट करके कि उस पर कोई क्लिक करे तो वो लिंक उस पर जो है ऑटोमेटिकली उस लिंक पे पहुंच जाए जो उसका ओरिजिनल ऑथर है। इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन सा लिंक डालना चाहते हो। स्क्रीनशॉट ऑन एंड सेव इफ़ यू फाइंड अ ग्रेट आइडिया ऑन सोशल मीडिया और ब्लॉग सेव द यूआरएल इमीडिएटली सो यू डोंट फॉरगेट वेयर इट केम फ्रॉम। तो इससे आपको बाद में फ़ायदा होगा जब आप उसका कंटेंट कहीं पे यूज करोगे। तो एज्यूम एवरीथिंग इज कॉपीराइटेड, आपको ये एज्यूम करके चलना पड़ेगा कि आप जो भी चारों तरफ कुछ भी देख रहे हो सारा कंटेंट ही कॉपीराइटेड है, कि आप जो है खुद से दिमाग लगा के कुछ लिख पाओगे। देखो अनलेस अ वेबसाइट एक्सप्लिसिटली सेज क्रिएटिव कॉमन्स और पब्लिक डोमेन ट्रीट द टेक्स्ट एज देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द ऑथर। समझ गए। अब देखो एट्रीब्यूट द हैंडल इफ द सोर्स इज अ सोशल मीडिया पोस्ट साइट द यूजर्स हैंडल एंड प्लेटफॉर्म्स नेम, प्लेटफॉर्म का नेम भी आपको साइट करना चाहिए। अब देखो चलते हैं हम कोड प्लेगरिज्म पे। कोड प्लेगरिज्म क्या हुआ देखो अब जो है सारा चीज़ आप देख रहे हो कि चारों तरफ कोडिंग से ही चल रहा है। कोडिंग क्या हुआ कि आप जैसे बचपन में पढ़े होगे सी हो गया, सी प्लस प्लस हो गया या सी प्लस प्लस हो गया, फिर पाइथन हो गया, जावा हो गया, है ना। इस तरह के बहुत सारे कोडिंग लैंग्वेजेस हैं जिसमें कोड लिखा जाता है। तो ये देखोगे कि कोई भी एप्लीकेशन बना हुआ है या फिर इंटरनेट पे वेबसाइट हुआ कुछ भी हुआ सबके पीछे एक रीजनिंग चल रहा है, जो लॉजिक चल रहा है उसी को कोड कहते हैं। उसमें कितने सारे कंडीशंस होते हैं तो वो सारा कोई जो है देखो तो कोड भी तो एक लैंग्वेज ही है ना। ये जो हो गया सी प्लस प्लस पाइथन जावा या और भी है, जैसे बचपन में आपका क्यू बेसिक का आप नाम सुने हो गया है ना, इस ये सब तरह का कोडिंग तब तो इसमें जो है ये भी किसी लैंग्वेज में ही लिखा जा रहा है। तो किसी खास अगर तरीके से लिखा जाए तभी तो कोई ऐप बन रहा है। अब उसी ऐप को जो है दूसरे तरीके से भी कोड लिख के किया जा सकता है ना, कि आपका सेम आउटपुट आएगा। लेकिन जो एक तरह से लिखा गया तो वो तो किसी न किसी ने तो जैसे मेहनत करके लिखा है ना, अपना इंटेलेक्चुअल दिमाग लगा के। अब उसी कोड को जो है कोई चुरा के और अपना ऐप भी सेम टू सेम लॉन्च कर दे तो वो क्या होगा, तो कोड प्लेगरिज्म कहा जाएगा वो। देखो कोड प्लेगरिज्म इज ए स्पेसिफिक एंड हाईली टेक्निकल फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल थेफ्ट occurring in computer science and software development. It involves the unauthorized use of source code. जो सोर्स कोड है उसका जो है कोई अपने लिए अनऑथराइज्ड वे में यूज किया हो। Whether a single function, a specific algorithm or an entire program without proper attribution or adherence to licensing terms. समझ गए। In programming, the logic is the intellectual property and simply changing variable names is not enough to make the work original. अब अगर जो लॉजिक के साथ कोड लिखा गया है, जैसे बहुत सारा आप देखोगे जैसे इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट होता है, फिर जैसे लूप्स वगैरह होता है, फिर जैसे मतलब डू वाइल लूप होता है, फिर वाइल होता है कंडीशन का, फिर फॉर लूप होता है। तो इस तरह से कितने सारे अलग अलग तरीके को यूज करके जो है कोई ऐप हो गया, वेबसाइट हो गया, कोई भी जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ये सबको डिज़ाइन किया था। जैसे आप मोबाइल यूज कर रहे हो तो मोबाइल यूज कर रहे हो तो सोच रहे हो कितना मतलब बिलियंस ऑफ लाइन ऑफ कोड जो है आप एक साथ जो है वो परफेक्टली चल रहा है, तभी तो वो एकदम स्मूथली आपका यूज हो पा रहा है। उसका टेस्टिंग होता है कोड का, मतलब बहुत सारे फेजेज में जाता है। उस पर भी कितने हज़ारों करोड़ खर्च हुए होंगे ये सब बनाने में, तो वो भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर आता है और उसका स्टीलिंग भी जो है आपका प्लेगरिज्म में ही माना जाता है। समझ गए। अब देखो फॉर्म्स ऑफ कोड प्लेगरिज्म में क्या क्या आता है, तो वर्बेटिम कॉपिंग, तो इसमें है कि आप सीधे जो है कॉपी पेस्ट कर देते हैं। कितने सारे प्लेटफॉर्म्स है जैसे गिट हब है, स्टैक ओवरफ्लो है, जिसमें आपको जो है उसमें लोग जैसे सबमिट किए रहते हैं कोड कितना कि ये चीज़ के लिए इस टाइप का कोड लिखा जा सकता है। तो आपको अगर उस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है अगर अपने एप्लीकेशन में, तो आप सीधे कॉपी पेस्ट कर देते हैं उस मतलब काम के लिए। ऐसा हो सकता है कि आपका जो पूरा एप्लीकेशन है उसमें एक लाख लाइन्स ऑफ
जैसे जो है तो कोड हो और आप किसी और का किसी खास काम के लिए जो है आप जैसे 1000 लाइंस ऑफ जो मतलब कोड जो है आप सोचते हैं कि कौन जब फिर से बैठ के लिखेगा, तो बेटर जो है वहाँ से कॉपी पेस्ट कर दो, तो वो जो है आपका वर्बेटिम कॉपी जैसे कॉपी हो जाएगा, जैसे प्लेगरिज्म। अब देखो ऑब्सफिकेशन द सर्च एंड रिप्लेस ट्रैप जो है आप जो है थोड़ा थोड़ा चेंज करके जो है वो आप रिप्लेस करके थोड़ा सा चेंज करके मतलब कोड को कहेंगे कि वो आपका हो गया कोड, तो वो नहीं होगा, समझ गया। फिर लॉजिक या स्ट्रक्चरल प्लेगरिज्म की आप जो है जो बेसिक लॉजिक है उसको चुराते हैं या बेसिक जो स्ट्रक्चर है उसको चुराते हैं, तो समझ गए ना। बस वही जस्ट यही याद रखो कि कोड प्लेगरिज्म भी तो होता है। देखो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म कॉपी पेस्टिंग कोड डायरेक्टली फ्रॉम अ सोर्स लाइक गिटहब, स्टैक ओवरफ्लो और a PS repository into your own project without citation और a proper license header। समझ गया। अब ये मत सोचो कि मतलब कोड में कैसे मतलब ये दिया जा सकता है, कोड में भी कुछ तरीका होता है कि जैसे स्टार या कुछ लगा दिया जाता है जिससे जो है मतलब कंपाइलर जो है उस सेंटेंस को इग्नोर करके आगे बढ़ जाता है, लेकिन अगर कोई कोड देखता है खुद से तो वो सेंटेंस जो है वो एग्जिट करता है, वो हैश या स्टार या कुछ ऐसे कमांड होता है जिसके बाद वो ऐड किया जाता है, समझ गया। तो ऑब्सफ्यूकेशन जो है ये टर्म याद कर लेना, ये है दिस इज व्हेन अ प्रोग्रामर ट्राई टू हाइड द थेफ्ट बाय मेकिंग कॉस्मेटिक चेंजेस टू द कोड। थोड़ा थोड़ा जैसे इनिशियल वैल्यू हो गया, फिर जो हो गया जैसे आपका वेरिएबल का मतलब चेंज कर दिया गया, जैसे कहीं पे ABCD जैसे वेरिएबल माना गया है तो आप जो है WXYZ ला दें, तो ये सब जैसे रीनेमिंग वेरिएबल। देखो चेंजिंग द INT यूजर एज 25 अगर लिखा हुआ है कि इंटर यूजर एज 25 टू A इज इक्वल टू 25, तो ये भी आपका वही हुआ। चेंजिंग कमेंट्स, डिलीटिंग द ओरिजिनल ऑथर्स कमेंट्स एंड राइटिंग योर ओन और सिंपली रिमूविंग द इंटायरली। देखो कोडर जो होते हैं वो उनके द्वारा कोड लिखा गया है, इसीलिए बीच बीच में कुछ कुछ जो है कमेंट्स डाल देते हैं कोड के बीच में, जो कंपाइलर रन नहीं करता है उसको, लेकिन वो डाला हुआ रहता है। रीऑर्डरिंग स्टेटमेंट, मूविंग लाइन्स ऑफ कोड अराउंड इफ द ऑर्डर डजंट अफेक्ट द फाइनल आउटपुट। एग्जाम्पल स्वैपिंग द ऑर्डर ऑफ टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन जो जैसे मैं बता रहा था कि एक कोई एप्लीकेशन है तो उसमें बहुत सारे काम होते हैं ना एप्लीकेशन में, कि अगर मान लो कि जैसे 100 तरह का वो उसमें जो फंक्शन है तो उसका जो एक फंक्शन है वो कहीं से कॉपी करके आप डाल दिए किसी और का, तो वो काम तो करता ही रहेगा, है ना। वही रीऑर्डरिंग हो गया। लॉजिक या स्ट्रक्चरल प्लेगरिज्म, जो मैं बता रहा था कि बेसिक जो लॉजिक जो हुआ, कंट्रोल फ्लो जो हुआ, स्ट्रक्चर जो हुआ, उसको आप या मतलब चेंज करते हो। देखो दिस इज द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड टाइप, इट अकर्स व्हेन अ प्रोग्रामर मिमिक्स द एग्जैक्ट कंट्रोल फ्लो द सीक्वेंस ऑफ इट इफ देन एल्स। जो मतलब स्टेटमेंट बता रहा था, लूप जो मैं बता रहा था, फंक्शन कॉल्स ऑफ अनदर प्रोग्राम इवन इफ द सिंटैक्स इज डिफरेंट। एग्जांपल ट्रांसलेटिंग अ पाइथन स्क्रिप्ट इनटू जावा, जो हो सकता है कि कोई स्क्रिप्ट जो है जैसे पाइथन में लिखा हो और उसी स्क्रिप्ट को जो है बेसिक जो चीज़ है उसको आप जावा में लिख रहे हो, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि नहीं उसका कोड तो पाइथन में था, मैंने तो जावा में लिखा है, लेकिन जो बेसिक जो होगा आपका जो थीम होगा वो तो सेम ही होगा, है ना। अब देखो हाउ कोड प्लेगरिज्म इज डिटेक्टेड, तो कोड प्लेगरिज्म के भी टूल्स है इस टाइप के, सॉफ्टवेयर है जिसमें से एक बहुत फेमस है MOSS, मेजर ऑफ सॉफ्टवेयर सिमिलरिटी। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, मॉस अगर पूछा जाता है तो वो कोड प्लेगरिज्म से रिलेटेड है। फिर एक JP लैग भी आता है ना। देखो मैनी स्टूडेंट्स जूनियर डेवलपर mistakenly believe that if they change variable names they won't get caught. However, the professional detection tools such as MOS हो गया, measure of software similarity and JP lag do not look at names, instead they look at tokenization। जो मैं बता रहा था कि पूरे मतलब कोड को जो है बड़े से कोड को छोटे छोटे टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है और उसके बाद चेक किया जाता है कि अलग से उसे राइटिंग स्टाइल वगैरह से पता चल जाता है। देखो दे कन्वर्ट कोड इनटू ए स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, छोटे टोकन्स में एक्शन द कंप्यूटर टेक्स इफ द सीक्वेंस ऑफ टोकन्स इज आइडेंटिकल इट्स अ मैच, समझ गए। एब्स्ट्रैक्ट या सिंटैक्स ट्रीज AST कहते हैं। तो दीज टूल्स बिल्ड अ ट्री ऑफ द प्रोग्राम्स लॉजिक, टू प्रोग्राम्स विद डिफरेंट वेरिएबल नेम्स बट द सेम लॉजिक विल प्रोड्यूस आइडेंटिकल ट्रीज, समझ गए। अब देखो कमेंट सिग्नेचर, often plagiarizers forget to change a specific typo in a comment or unique string which acts as a
फिंगरप्रिंट। जैसा मैं बता रहा था कि बहुत सारे जो जैसे प्रोग्रामर्स होते हैं वो अपना जो है कहीं पे बीच में जो है नाम या कोई सिग्नेचर जो उसका हुआ अलग टाइप से, वो लोग कभी कभी कोड नेम्स में भी अपना नाम रखते हैं, तो वो जो है ऐड कर दिए रहते हैं, जिसको जो है प्लेगरिज्म करने वाले लोग जो है मिटाना उसको भूल जाते हैं। तो उससे भी पता चल जाता है। अब देखो द रोल ऑफ ओपन सोर्स लाइसेंस। तो इसके लिए अब ओपन सोर्स लाइसेंस आपको पता होगा कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है कि जिसको आप जो है कोड को यूज कर सकते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। समझ गए? देखो, in the professional world, code plagiarism often manifests as a license violation। समझ गए? मोस्ट फ्री कोड कम्स विथ रिक्वायरमेंट। तो क्या क्या है, जैसे MIT BSD लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। यू कैन यूज द कोड, आप यूज कर सकते हैं, बट यू मस्ट इंक्लूड द ओरिजिनल कॉपीराइट नोटिस। आपको जो है वो इंक्लूड करना होगा। जैसे वहाँ पे साइटेशन करते थे हम, रेफरेंस देते थे, वैसे ही यहाँ पे जो है ओरिजिनल नोटिस आपको डालना पड़ेगा। GPL कॉपी लेफ्ट हो गया। इफ़ यू यूज दिस कोड योर इंडायरेक्ट मतलब इंटायर प्रोजेक्ट माइट हैव टू बी मेड ओपन सोर्स। जैसे कुछ है, जैसे मतलब GPL हो गया, तो ये जैसे लाइसेंस हुआ, तो इसमें आपको अगर ये लाइसेंस है आपका, तो वो जो है कोड जो आप लिखे हो उसको ओपन सोर्स बनाना पड़ेगा, उस उनका कुछ भी अगर यूज कर रहे हो तो। अब देखो, नो लाइसेंस इफ कोड इज ऑन गिटहब विथ नो लाइसेंस। जैसे गिटहब बहुत फेमस कोडिंग कम्युनिटी की वेबसाइट है, जिसपे आप जाके जो है देख सकते हो, मतलब बहुत तरह के उसमें आपको मिल जाएंगे। ज़्यादातर लोग उसी से जो है कॉपी पेस्ट करते हैं। इट इज़ टेक्निकली अंडर फुल कॉपीराइट बाय द ऑथर एंड यू हैव नो लीगल राइट टू यूज इट। तो लोग यूज करते हैं, लेकिन आपको लीगल राइट ऐसा नहीं है यूज करने का। समझ गया? अब देखो कंपैरिजन, देखो एक्शन कॉपिंग अ सॉर्टिंग एल्गोरिथम फ्रॉम अ टेक्स्ट बुक। तो ये यस प्लेगरिज्म वो होगा अगर आपने क्रेडिट नहीं दिया है। क्यों? क्योंकि ये स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन जो है जिसको आप ओन नहीं करते। आप यूजिंग ए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन, एग्जांपल प्रिंट। तो ये इस तरह का लाइब्रेरी फंक्शन जो है, जैसे प्रिंट डॉक्यूमेंट हो गया, प्रिंट, तो ये तो फिर ये सब टाइप का, तो ये सब कोडिंग में यूज़ किया जाता है। ये बेसिक है, समझ गए? कि कोई भी जैसे प्रिंट करके मुझे फाइनल आउटपुट लाने के लिए, तो ये प्लेगरिज्म नहीं होगा, क्योंकि ये इन बिल्ट टूल्स है सबके लिए। दीज आर इन बिल्ट टूल्स इंटेंडेड फॉर एवरीवन। जैसे लूप हुआ, कोई फॉर लूप हुआ, डू वाइल लूप हुआ, फिर वाइल है, डू लूप है, तो ये सब समझ गए। यूजिंग कोडेक्स फ्रॉम स्टैक ओवरफ्लो। तो यस, अगर आप कहीं से यूज कर रहे हो, उसका क्रेडिट नहीं दिए हो, तो आप ये आपका प्लेगरिज्म में आएगा। जो मस्ट एट्रीब्यूट द कंट्रीब्यूटर एंड फॉलो स्टैक ओवरफ्लो, ये सब लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद फॉलोइंग अ ट्यूटोरियल स्टेप बाय स्टेप। ट्यूटोरियल कहीं से आप कर रहे हो, देख रहे हो, लेकिन फिर भी कोडिंग खुद कर रहे हो, तो बॉर्डर लाइन पे हो। अगर वो जैसा जैसा ट्यूटोरियल बताया है सेम टू सेम एग्जैक्टली आप कर देते हो, तो वो प्लेगरिज्म में हो जाएगा। थोड़ा सा चेंज करके करते हो तो वो हो सकता है कि नहीं हो प्लेगरिज्म। समझ गए? फाइन फॉर लर्निंग बट फॉर फाइनल प्रोडक्ट यू मस्ट साइड द ट्यूटोरियल। समझ गया? लर्निंग के लिए ओके है, लेकिन फाइनल प्रोडक्ट के लिए आपको जो है साइड करना पड़ेगा। अब देखो हाउ टू अवॉइड जो है कोड प्लेगरिज्म, कैसे आप अवॉइड करोगे। साइट योर सोर्सेज। आप URL या फिर ऑथर का जो नाम है या फिर जो इंटरनेट पे है उनका URL जिसे पता चल जाए कि यहाँ से लिया गया है, वो आपको मतलब ऐड करना पड़ेगा कोड में या कमेंट सेक्शन में। पुट अ URL एंड द ऑथर्स नेम इन अ कमेंट ब्लॉक अबव द बोरोड कोड। रिस्पेक्ट द लाइसेंस फाइल। अगर आप जो है लाइसेंस फाइल, ऑलवेज चेक फॉर अ लाइसेंस फाइल इन रिपोजिटरी बिफोर यूजिंग द कोड। तो लाइसेंस फाइल आपको लेना पड़ेगा लाइसेंस उनसे। द ब्लैंक स्क्रीन रूल। If you are learning an algorithm, read the tutorial, close the tab and try to write the code from scratch on a blank screen. If you can't do it, you don't understand the logic well enough to claim it as your own it। देखो इसमें जैसे मैंने बताया था कि पहले किसी लॉजिक को समझना रहता है, तो वैसे ही जैसे आप किताब या फिर नॉर्मल केस में करते थे, तो कोड के केस में भी वैसे ही करते हैं कि आप उसको एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए, बंद कीजिए और उसके बाद ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे खुद से लिखने का कोशिश कीजिए। और आप अगर सेम आउटपुट ले आते हैं तो वो जो है कोड कंप्लीटली तो नहीं डिफरेंट होगा, फिर भी वो डिफरेंट होगा, वहाँ पे प्लेगरिज्म नो के बराबर होगा। यूज लाइब्रेरी प्रॉपरली इंस्टीड ऑफ कॉपी पेस्टिंग अ
फंक्शन इम्पोर्ट द लाइब्रेरी और द पैकेज दिस नेचुरली क्रेडिट द क्रिएटर एंड कीप्स योर कोड क्लीन। आप देखोगे कोडिंग करते समय कि आपको उसमें कोडिंग सॉफ्टवेयर में लाइब्रेरीज प्रोवाइड किया गया रहता है जिसमें आप यूज कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली उसको जो है क्रेडिट मिल जाता है जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए। समझ गए? तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे डेटा